एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जब ये बंदा उससे एमसी से हेल्पर की बात मंगाने की बात करने लगता है तो एमसी डायरेक्टली उससे मना कर देता है और कहने लगता है कि हमें यहाँ पर हेल्पर्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसको देखकर ये कंफ्यूज और शॉक होते उससे पूछने लगता है कि मुझे इस बात का डर है सर, कि अगर हम लोग हेल्पर्स नहीं मंगाएंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है और बिना हेल्पर्स के हम लोग उन प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट्स का मुकाबला कैसे करेंगे। और तो और बिना अगर हम यहाँ से नहीं मंगाते कुछ भी मदद वगैरह तो इन लड़कियों को हम यहाँ से सुरक्षित बाहर कैसे निकालेंगे। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी वहां से खड़ा होता है और सभी की सभी लड़कियों को एक जगह पर इकट्ठा करते हुए बुलाता है और कहने लगता है कि तुम एक दूसरे के आसपास खड़े हो जाना और एक दूसरे के साथ चिपक के साथ रहना। और तभी वहां पर सारी की सारी लड़कियां उसे चारों तरफ से घेरकर खड़ी हो जाती हैं और उनकी जो संख्या है जितनी सोची थी वो है उससे भी ज्यादा है। और तभी हमारे एमसी के पास वह शील्ड मौजूद है जो कि उस चौमू से इसने चुराई थी उस वक्त। और उस शील्ड को लगाने के बाद सारी की सारी लड़कियां सिर्फ हो जाती हैं, अब कोई भी एनर्जी उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। और ये करते हुए दिखाते हुए कहने लगता है कि मैं यहाँ पर जो कि रैंक 1 का एक आर्टिफैक्ट शील्ड है मैं उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ और इसे चेक करने के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम कम से कम रैंक 1 तक की पावर का इस्तेमाल करो इस शील्ड पर अटैक करने के लिए। ये बात सुनकर वो थोड़ा कंफ्यूज तो होता है लेकिन कोई ऑप्शन नहीं बचता और अटैक करने के लिए तुरंत वह उसके ऊपर कूद जाता है। लेकिन जब वह उस पर अटैक करता है तभी पता चलता है कि उसमें तो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ा और इसको देखकर वह काफी कंफ्यूज और शॉक से भी भर जाता है और वापस हमारा एमसी उस शील्ड को छोटा कर कर अपने हाथों में ले लेता है और बताता है अब तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हुआ। ये जानकर वह बंदा काफी खुश होता है, कहने लगता है कि जी हाँ मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस पावरफुल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर कर उन्हें सुरक्षित यहाँ से बाहर निकाल दोगे और इसके लिए ये बहुत ज्यादा धन्यवाद कहता है। तो जैसे सिस्टम काफी पॉइंट भी प्रोवाइड करवा देता है। अब जबकि एमसी ने इसे मना लिया है और उससे कहने लगता है कि बाय द वे एक बात बताओ, तुमने कहा था कि तुम उन्हें जहर देने वाले हो अपने दुश्मनों को, लेकिन मुझे ही लगता है कि जो सोल्जर्स हैं जो हार्डन्ड बटालियन के वो एक नंबर के बेवकूफ हैं, तो तुम उन्हें जहर दोगे तो दोगे कैसे। तो वो थोड़ा समझाते हुए उससे कहने लगता है कि जो पॉइजन है वो मेरे पास कोई ट्रेडिशनल पॉइजन नहीं है बल्कि मैं एक सिडेक्टिव टिप्स में उन्हें देने वाला हूँ, यानी कि वो वाइन प्रोवाइड करवाऊंगा जो कि जहरीली होने वाली है। अगर देखा जाए तो कोई ट्रेडिशनल वे तरीके से ये अफेक्ट नहीं करता है लोगों को और ना ही इसके बारे में किसी को पता हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो लोग कभी इस बात को नोटिस भी नहीं कर पाएंगे। और जहर का मतलब ये नहीं है कि वो जहर से मर जाएंगे, ये बस इसलिए कि वो कुछ देर के लिए पैरालाइज हो जाएंगे और कम से कम रैंक 3 के जो सोल्जर्स हैं हम उनके क्यू को फाइट करने से रोक सकते हैं जिससे कि वो पावरफुल ना बने और हम लोग उनसे निपट सकते हैं और ये उनके लिए सबसे ज्यादा लिथल वीकनेस भी बन जाएगी उनकी। अब जबकि तुम्हें पता है कि आखिरकार उन लोगों की कमजोरियां क्या है और जहां पर जैसे ही तुम अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करोगे उनसे ज्यादा फास्ट रहेगी तुम्हारी स्वॉर्ड और बिना किसी परेशानी के तुम सिंगल स्लैश में सभी के सभी लोगों को मार सकते हो। एक बार वे लोग जहर के कारण इफेक्ट हो जाएंगे तो हम लोग उनकी पूरी तरीके से धोकर बैंड बजा देंगे और उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करने का एक मौका भी नहीं प्रोवाइड करवाएंगे। ये सुनकर ये भी खुश होता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार जो कमांडर है रैंक 4 का हम उससे कैसे निपटेंगे। तो वो थोड़ा बताता है और उससे कहने लगता है कि जो मेरे एंसिस्टर है उन्होंने यहाँ पर एक सीक्रेट फॉर्मेशन बनाकर रखी हुई थी इस कोर्टयार्ड में और ये सर्टेनली सी बात है कि इसकी पावर ऐसी है कि रैंक 4 के किसी भी बंदे को वो कुछ समय के लिए तो होल्ड करके रख ही सकती है। और ये बात जानकर ये काफी खुश होते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा जो प्लान है वो वाकई में कारगर है, मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आया, हम आगे बढ़ते हैं। ये सुनकर ये भी खुश होता है और कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो प्लीज आप उन रेनफोर्समेंट के यहाँ पर बुला लीजिए, हमें एम्बुश जल्द से जल्द तैयार करने की जरूरत पड़ेगी। ये देखकर एमसी उससे कहने लगता है सुनने के बाद कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सच में बताऊं तो मेरे जो मैन है वो ऑलरेडी इस बाइनरी के चारों तरफ घूमने में लगे हुए हैं। और तभी यहाँ पर थोड़ी देर बाद फीस्ट की तैयारी कर ली जाती है यानी कि पार्टी वगैरह की और वहां पर जितने भी उस हार्डन आर्मी के जितने भी सोल्जर्स होते हैं उसका चावलेरी के जो भी है उसे यहाँ पर बुला लिया जाता है इसके द्वारा इनविटेशन देकर। और इतना ही नहीं बल्कि में वहां पर जितनी भी लड़कियां होती हैं उन सभी का स्वागत करने के लिए उसका यूज किया जा रहा है और जैसे ही ये सारे के सारी लड़कियां उन सभी से ग्रीटिंग करती और उन सभी का स्वागत करती हैं तो ये सारे के सारे जितने भी लोग होते हैं वो ट्रक से भर पड़ते हैं और वे अपने आप पर काबू नहीं रख पाते और काफी खुश नजर आते हैं और इस मौके का फायदा उठाते हुए। ये इससे क्या लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जब तक जो जनरल जिन शानसान है वो अपने टास्क को कंप्लीट कर देते हैं तब तक अब यहाँ पर हमारी बाइन को एंजॉय कर सकते हो और आपके साथ में ये लड़कियां भी कंपनी करेंगी। ये सुनकर ये बंदा काफी खुश होता है और उसकी तारीफ करता है और कहने लगता है कि तुम काफी स्मार्ट बंदे हो। और तभी वो एक छोटी सबसे छोटी जो लड़की होती है उसे अपनी तरफ बुला लेता है और वो लड़की भी उसको प्लान तो पहले से ही पता हुआ है और वो कहने लगती है कि आपसे मिलकर हमें अच्छा लगा और यहाँ पर उनकी जो पार्टी वगैरह है वो स्टार्ट होने लगती है। तो ये वाइन ओनर उससे कहने लगता है कि आखिरकार आपने ड्रिंक करना स्टार्ट क्यों नहीं किया अभी तक। लेकिन इस कमांडर को यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लगती है, आई मीन इसके हार्ड एंड बटालियन के लीडर को। तो वो उससे कहने लगता है कि सबसे पहले तुम चक्कर बताओ मैं तब मानूंगा और इस बात के बारे में इसने पहले ही सोच कर रखा हुआ था और कहने लगता है कि ठीक है श्योर मैं समझ चुका हूँ। खैर आखिरकार तुम सब किसी का इंतजार करने में लगे हुए हो गर्ल्स, अब तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो और खाना पीना जो भी है। दूसरी तरफ हमारा एमसी सारी की सारी सिचुएशन को देखता है और कहने लगता है कि जो क्वाइन निशांग है वो काफी स्मार्ट है, इसका जो पॉइजन है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी मार्शल आर्ट्स को चोट चोट पहुंचा सकता है जो कि जो उन लड़कियों की पास कोई भी कल्टीवेशन
क्वालिटी टेक्निक नहीं है या फिर कोई भी क्यू मौजूद नहीं है, तो मुझे लगता है कि जो पॉइजन है वो इन लोगों को अफेक्ट नहीं करने वाला। और जो लड़की उस कमांडर को पॉइजन देने में लगी हुई होती है, उसको देखकर कहने लगता है कि ये लड़की जरूर ही जिन वे नहीं होगी। जी सॉरी, इस लीडर का नाम है जिनविनी। और वो कहने लगता है कि रैंक 4 का लीडर होगा हार्डन बटालियन का। मैंने सुना है कि जो जिन शानसान का नीफी है ये बंदा, तो वायन उसे बताते उससे कहने लगता है कि ये जिन वैनी के फादर थे वो मारे गए थे जब जिन शानसान को बचाने के लिए गए थे, तो इसलिए जिन शाननान ने उसने उसके नीफी को अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। और बचपन से लेकर आज तक ये बंदा काफी ज्यादा ग्रेट वॉरियर बनकर रहा है, काफी पावरफुल भी है और ऑलरेडी रैंक 4 तक पहुंच चुका है। अभी तक सिर्फ अपने 30s में पहुंचा है। हम इसे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसको थोड़ा सोचता है और कहने लगता है कि हमें थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए, ये बंदा भी काफी ज्यादा चालाक बंदा है, हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ये बात तो सच है। और सभी की सभी लड़कियां उन्हें धीरे धीरे करके वाइन बताना चालू कर देती है और इनमें से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि क्या होने वाला है उनके साथ। और यहीं पर वह लोग भी खाते हैं साथ में। और जब ये कमांडर देखता है कि ये लोग भी बिना किसी परेशानी के खाने में लगे हुए हैं और कितनी ज्यादा शांत है, बिल्कुल भी लग नहीं रहा कि इसमें कुछ मिला हुआ है, तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने खाने में कुछ भी नहीं मिलाया होगा और हम इसे खा सकते हैं। तो ऑनर उस पर आता है और उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि आप इस बात से चिंता कर रहे होगे कि इस खाने में जहर मिला होगा, और इसलिए परफेक्टली अंडरस्टैंड वाली बात है, समझ सकते हैं हम लोग, लेकिन मुझे लगता है कि आपने हम पर गलत इल्जाम लगाया है। हमारी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो इस जिन के सर्वेंट्स हैं और हम आपको बिल्कुल भी चोट कैसे पहुंचा सकते हैं, खासकर अपने मास्टर को। और फाइनली इस बटालियन लीडर को वे लोग मनाने में कामयाब रहते हैं और वो बिना किसी परेशानी के उसको पी लेता है और उससे कहने लगता है कि जो भी उस जोंगशो स्टेट के लोग हैं उन लोगों ने घुटनों के बल टिककर हमसे माफी मांगी थी, इसलिए तुम जिंदा बचे हो। तभी उनमें से एक बंदा अपना आपा खो देता है और वो लड़की पर कूद पड़ता है और कहने लगता है कि अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, हम लोग यहीं स्टार्ट करेंगे। लेकिन तभी यहाँ पर उस शॉप ओनर को गुस्सा आती है और वो चिल्लाते उसे वहीं पर उसे रोक देता है। लेकिन तभी वो बाउल नीचे आकर टूट जाता है और हमारे एमसी को जो सिग्नल के लिए कहा था वो सिग्नल उसे मिल जाता है। और जैसे ही वहां पर सभी लोगों को सिग्नल मिलता है तो सारी की सारी लड़कियां वहां से भागना चालू कर देती हैं, जिसको देख कई लीडर काफी कंफ्यूज होता है और पूछने लगता है कि तुम्हारी सब करने का मतलब क्या है क्वानिशा। तभी शॉप ओनर उससे कहने लगता है कि तुमने पूरी की पूरी वाइन पी ली ना, सही कहा ना मैंने। लेकिन इसे काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग बास्टर्ड कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बारबेरियंस कहीं के, आज तुम सभी के सभी लोग यहाँ पर मारे जाओगे। और जितने भी वहां पर बोटल्स होती है वो टूटना चालू होने लगती है उसके शोर से। और ये लीडर तुरंत समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है और वो सभी की तरफ देखता है, लेकिन पता चलता है कि इन सभी को तो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा अभी भी। तभी एक उड़ता हुआ मटका उसके सर पर गिरता है और वो फूट जाता है, जिससे कि वो समझ जाता है कि किसी ने उस पर अटैक कर दिया। अपने आप को बचाने के लिए एनर्जी का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहा और वो एक अजीब सी फॉर्मेशन में बन जाता है। तो शॉपनर उससे कहने लगता है कि ये एक वाइन चेंज है जो कि हमारी क्वीन फैमिली का एक सीक्रेट है, और जब उस लीडर को वहां पर उस फॉर्मेशन के द्वारा बांध लिया जाता है तो इस मौके का फायदा उठाते हुए वो उससे कहने लगता है कि अब जबकि तुम्हें यहाँ पर समय आ चुका है कि अब मैं बताऊं कि ये इस मिरर की जो रिफ्लेक्शन फॉर्मेशन है तुम उसे कैसे यूज करोगे। अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि यहाँ पर क्या होता है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे साथ मैं भी मरूंगा। ये लीडर काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और कोशिश कर रहा होता है कि वो यहाँ से निकल सके, लेकिन फिर भी कोई भी एनर्जी काम नहीं कर रही होती। जैसा कि जानते हो कि रिफ्लेक्शन फॉर्मेशन रहती है इनके पास, अगर कोई चोट पहुंचाता है तो उनको भी चोट लगती है। तो ये शॉप ओनर अपने आप पर ही चाकू दे मारता है, जिसके कारण उस लीडर को भी खून निकल पड़ता है। इसको देखकर लीडर कहने लगता है कि तुम्हारी जो ट्रिक्स हैं वो काम नहीं करने वाली। शायद तुम ये बात भूल रहे हो कि मैं ऑलरेडी रैंक 4 तक पहुंच चुका हूं। मैं इजीली अपनी क्यू का इस्तेमाल कर अपनी ब्लीडिंग को रोक सकता हूं, और इतनी छोटी मोटी जो कट है वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और तुम्हारे लिए कितनी बदकिस्मत वाली बात है कि तुम यहाँ पर मेरी बॉडी को तो कंट्रोल कर सकते हो लेकिन मेरी क्यू को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही वो अपने आप को हील करने की कोशिश करता है तो शॉप ओनर एक और बार अपने पर अटैक कर लेता है, और अटैक करने के बाद कहने लगता है कि अब बताओ तुम्हें अब कैसा लगा, अब तुम ठीक कर पाओगे। लेकिन जब इसे इस बात का महसूस होती है कि ये यहाँ पर अपने आप को हील नहीं कर पा रहा है तो कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, मैं अपनी क्यू का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा। आखिरकार इसके जो अटैक्स हैं वो मेरी वीकनेस उसके बारे में मुझे कैसे पता। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो वाइन हम लोगों ने अभी पी थी वो उसमें जहर मिला हुआ था। और जैसे ही इसे इस बात का पता चलता है तो वहां पर उसके इतने साथी होते हैं, वो उसको रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं और उससे कहने लगते हैं कि जनरल हम तुम्हारी मदद करने वाले हैं। और तभी वो गुस्से में चिल्लाता है, लीडर कहने लगता है कि तुम मेरे पास बिल्कुल ही मत आना, यहाँ पर जितने भी कॉइन निशंक बंदा है उसके साथी हैं सभी लोगों को जाओ और किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, और खासकर उन लड़कियों को तो बिल्कुल भी दया मत दिखाना। ये बात सुनने के बाद शॉप ओनर गुस्सा आती है और वो चिल्लाते उससे कहने लगता है कि रेस्क्यू टीम अब तुम यहाँ पर अटैक कर सकती हो। और जैसे ही इतना बड़ा भारत है कि चिल्लाते हुए ये लोग सोल्जर सुनते तो भी शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार इन लोगों ने, इस बंदे ने खासकर आउटसाइड के लोगों के साथ मिलकर अटैक करने के बारे में सोचा था, यहाँ पर कितने लोग अटैक करने वाले हैं। लेकिन तभी एमसी एंटर मारता है, उससे कहने लगता है कि तुम सर्च करना बंद कर दो, मैं यहाँ पर सिर्फ अकेला बंदा और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सारा का सारा मैटर को अकेले ही संभाल सकता हूँ। ये बात सुनकर ये बंदा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि तुम सभी को अकेले संभालोगे, आखिरकार तुम्हारे जो साथी हैं वो कहाँ पर है। तभी हमारा एमसी कहता है कि मैं अकेला ही हूँ भाई, मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया है,
ये देखकर उस वायन को और भी ज्यादा गुस्सा आती है और वो कहने लगता है कि तुम बेवकूफ कहीं के एक नंबर के, और गालियां देने लगता है और कहने लगता है कि यहाँ पर तुम्हें पता है रैंक 3 के मार्शल आर्टिस्ट मौजूद है, वो भी इतने सारे, और उनकी खुद की वीकनेसेस मुझे पता है, लेकिन वो फिर भी तुम सिर्फ और सिर्फ रैंक 2 के मार्शल आर्टिस्ट हो और तुम्हें लगता है कि तुम इन सभी लोगों को अकेले हरा दोगे। है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। और जब इस बात का इसे एहसास होता है तो वो इतना उदास होता है कि वहीं पर झुककर बैठ जाता है और रोना चालू कर देता है और कहने लगता है कि मैं एक नंबर का बेवकूफ था, मुझे इस जैसे लौंडे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए था, मैंने अपनी बेवकूफी यहाँ पर दिखा दी और सब कुछ तबाह कर दिया, अब तो खत्म, सब खत्म। और सभी सोल्जर हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि रैंक 2, आखिरकार एक रैंक 2 के बंदे की इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे होगी जो हार्डन बटालियन को चैलेंज करे। मैंने सुना है कि जो जंगजू के पीपल है, लोग हैं, वो एकदम नगर क्रेजी हैं, लेकिन मैंने इतना नहीं सोचा था कि ये इतने पागल होंगे। और तभी हमारा एमसी बिल्कुल भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता और तुरंत अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर कर उन पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है और अपनी डस्ट आर्ट का इस्तेमाल करता है, जो कि सुप्रीम रियलमी की आर्ट होती है, और उससे सारे के सारे डर्ट पार्टिकल को काफी पैने और नुकीले वेपन्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसको देखने के बाद लीडर की फट जाती है और कहने लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। और एक बहुत ही भयानक अटैक उनके सोल्जर की तरफ बढ़ता और सारा के सारे सोल्जर्स के जितने भी मेन पॉइंट होते हैं उन पर चोट लगने लगती है और हमारा एमसी ने मारते हुए भी कह रहा होता है कि मुझे कुछ भी होकर इन सभी को जितना ज्यादा तेज हो सके उतना जल्दी मारना पड़ेगा, मुझे अपने हार्डनेस को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि एनर्जी जो मेरी जो इनपुट है, आई मीन इनपुट है, एनर्जी है, उसे आउटपुट ज्यादा मिल सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मार सकूं मैं। अगर ये सभी के सभी लोग पॉइजन नहीं होते तो शायद मैं उनकी बॉडी प्रोटेक्टिंग क्यू को कभी क्रॉस कर ही नहीं पाता। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन पूरी तरीके से बदल चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इन्हें हराने में नाकामयाब रहूंगा। दूसरी तरफ उस लीडर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है और जब वो ध्यान से देखता है तो पता चलता है उसके सारे के सारे सोल्जर्स मारे गए हैं और काफी शौक होता है और कहने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर इस अकेले बंदे ने हम सभी को अकेले हरा दिया। और जब एमसी पूरी तरह से थक जाता है तो शॉप ओनर भी शौक होता है उसको देखने के बाद, और उसकी रोने वाली जो शक्ल होती है वो फायरी थोड़ी बहुत खड़ा होकर देखता है, कहने लगता है कि अभी भी यहाँ पर क्या हुआ, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग किसी तरीके से बच गए यहाँ पर। और सिस्टम उसे कई सारे रिवॉर्ड प्रोवाइड करवाता है इतने ज्यादा रैंक 3 के मार्शल आर्टिस्ट को मारने के लिए। और हमारा एमसी भी पोज मारते हुए कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं यहाँ पर इन सभी को अकेले संभाल लूंगा, जैसा कि मैंने कहा था वैसा मैंने करके दिखाया। और शॉप ओनर तो वहां पर जोर जोर से रोना चालू कर देता है ये बात सुनकर और कहने लगता है कि तुमने फाइनली कर लिया, आखिरकार तुम हो कौन यंग मैन। तो हमारा एमसी भी यहाँ पर आगे बढ़कर कहने लगता है कि तुम मुझे सिक्स कहकर बुला सकते हो। और आसपास के जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो बाहर निकल पड़ती है और उसकी जो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन होती है वो वहां पर वो एक्टिवेट हो जाती है और वो दोनों के दोनों उसको देखने लगते हैं। और अब समय आ चुका इन सभी की सभी लड़कियों को यहाँ से बाहर निकालने का, और उसको देखकर कहने लगता है कि मुझे लगता है कि ये वही स्पिरिचुअल क्यू है जिसे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए जरूरत पड़ेगी हमें। तभी शॉप ओनर उसका धन्यवाद कहने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम पर मेरी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट रहेगी नंबर 6, आखिरकार तुम मानना पड़ेगा तुम क्या ही प्रॉमिसिंग यंग हीरो हो, तुम्हारी बात में दम तो है। अब जबकि सारी की सारी लड़कियां यहाँ से बाहर जा सकती हैं तो मुझे इस बात का भरोसा है कि तुम उन्हें प्रोटेक्ट करके यहाँ से ले जाओगे। ये देखकर एमसी उससे पूछने लगता है क्या तुम यहाँ पर हमारे साथ नहीं आना चाहोगे। तो शॉपनर उसे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर उसके साथ मरने वाला हूँ और मैं इस रैंक 4 के बास्टर्ड को अपने साथ मार दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसे रिलीज नहीं कर सकते, अगर मैंने इसे रिलीज कर दिया तो ये तुम पर जरूर अटैक करेगा। ये सुनकर एमसी कहने लगता है कि अब मुझे समझ में आया, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से सेफली यहाँ से निकल जाता हूँ अभी। और तभी सारे की सारी लड़कियां वापस से एमसी को चारों तरफ से घेर लेती है यहाँ से निकलने के लिए। लेकिन तभी उनमें से लड़कियां रोना चालू कर देती है और चिल्लाते हुए कहने लगती है कि मैं यहाँ पर उनको अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ पर मिस्टर कॉन के साथ मरना चाहती हूँ। तभी एमसी उन्हें समझाते हुए कहने लगता है कि नहीं, अगर तुम यहाँ पर रुकी तो मिस्टर कॉन ने जो भी तुम्हारे लिए किया है वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये कहते हुए वो अपनी शील्ड को एक्टिवेट करते जिससे कि सारी की सारी लड़कियां सुरक्षित रहे जब वो लोग यहाँ से टेलीपोर्ट करें। तभी वो लीडर को गुस्सा आती है और वो कहने लगता है कि तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाले, और वो अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी का इस्तेमाल करता है अपने आप को बूस्टअप देने के लिए, जिससे कि वहां पर पूरी की पूरी इलाका उसकी एनर्जी के कंट्रोल में आ जाता और ये भी अब अपनी फॉर्मेशन से उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और कहने लगता है कि शिट, मैं तो अपनी लिमिट पर पहुंच चुका हूँ, मैं इसे और ज्यादा डेटा ट्रैप नहीं कर सकता। और लीडर खड़ा होता है गुस्से में पंच मारते हुए कहने लगता है कि हार्डन बटालियन के जितने भी सोल्जर्स हैं उन्हें पर्सनली मेरे द्वारा चुना गया है, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम जैसे वर्मिन के और तुझ से इंसान के साथ सारे के सारे लोग मारे गए हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कत्ल कर कर कुत्तों को खिला दूंगा, अब तुम देख इससे बचकर दिखाओ। ये मेरा फॉलोइंग पंच है, एक सीक्रेट टेक्निक हमारे जिन फैमिली की। ये देखकर एमसी घबरा जाता है और कहने लगता है कि इसको यहाँ पर स्टार्ट होने में लाइफ फॉर्मेशन को कम से कम थोड़ा समय तो लगने वाला है, ये काफी लेट हो चुका है हमारे लिए। लेकिन ये बंदा रुकने का नाम ही नहीं लेता और कहने लगता है अब तो मरने के लिए तैयार हो जाए, और वो उस शील्ड को तोड़ने के लिए उस पर फुल पावर से अटैक करने लगता है ताकि कोई भी जिंदा ना बच पाए, और इसी कारण से वो शील्ड वहां पर टूटने लगती है। इसको देखकर एमसी घबराता है और कहने लगता है कि एक रैंक 4 के मार्शल आर्टिस्ट की जो पंच है वो काफी डिस्ट्रक्टिव है, ये बात तो मानना पड़ेगी, क्योंकि जो मेरी गोल्डन वेल है वो एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो गई। मैं यहाँ से अकेले तो बचकर निकलने में कामयाब रहूंगा लेकिन ये लड़कियां नहीं निकल पाएंगी। लगता है कि अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा हुआ है, अब मुझे इस रैंक 4 के बंदे से फाइट करनी पड़ेगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं रैंक 4 का मुकाबला इतनी जल्दी करना पड़ेगा मुझे। लेकिन तभी पता चलता है कि शॉप ओनर अपने आप पर अटैक करता है जिससे उसे भी बहुत ज्यादा चोट लगती है और पेन के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है।
जिससे कि उसका जो बहुत भयानक पंच है वो वहां से गायब होने लगता है, उसकी एनर्जी। और हमें पता जाता है कि जो शॉप ओनर है उसने अपने आप पर चोट लगा ली होती है, उसे काफी चोट लग जाती है, और वो कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस मिरर इमेज में मैंने काफी देर तक क्रिपल कर कर मैं यहाँ पर सेट कर कर रखूंगा ही रखूंगा, पकड़ कर रखूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम मेरी इस फॉर्मेशन निकलने में इतना आसानी से निकल पाओगे, बचकर निकल पाओगे, भाग पाओगे? चलो चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम्हारा जो पंच है वो पावरफुल है या फिर मेरी जो टेक्निक है वो पावरफुल है। जिससे कि उस बंदे को काफी गुस्सा आती है, तो शॉप ओनर भी उसका मजाक उड़ाता है और उससे कहने लगता है कि बस एक पंच, वाह मुझे लगा तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बंदे होगे, कम ऑन चलो आओ और मुझसे आकर फाइट करो, चलो एक साथ मर जाते हैं हम दोनों। ये देखकर वो लीडर रोना चालू करता है, घबराते हुए कहने लगता है कि नहीं तुम एक मिनट रुको, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, तुम रुक जाओ वहीं पर। और वह बंदा अपने आप को तुरंत सेल्फ डिस्टर्ब करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसको देखकर सारी की सारी लड़कियां जोर जोर से रोना चालू कर देती हैं। और तभी वहां पर एक बहुत ही भयानक जोरदार धमाका होता है, और धमाके के धूल हटने के बाद पता चलता है कि मिस्टर क्वान ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, और उसके साथ साथ ये लीडर भी मारा जा चुका है। उसके बाद सभी लोग उसके पास जाते हैं ताकि देखते हैं कि वो जिंदा तो है कि नहीं, लेकिन इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, और कह रहा होता है कि तुम यहाँ से छोड़कर चले जाओ, मैं यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता इन सेवर इंजरीज के साथ, अगर मैं यहाँ से बाहर निकल भी जाता हूँ, और मैं और तो स्पेस नहीं घेरना चाहता उस लाइफ फॉर्मेशन का वैसे भी। लेकिन जब जो जिन वैनी जो फोर्थ रैंक का बंदा है वो डेफिनेटली इस अटैक से सर्वाइव जरूर कर गया होगा, इस बंदे को भी अपने साथ ले जाना, क्योंकि जो जिन शाहजहान है वो अपने इस बंदे को अपने बेटे की तरह मानता है। तो मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि हम लोग अगर इसे जिंदा पकड़ लेते हैं तो ये हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। और एमसी भी इस बात से एग्री होता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारी बात को मानने के लिए तैयार हूँ, और तुरंत उसे कंधे पर बिठाकर अंदर की तरफ बढ़ता और कहने लगता है कि जब इसने इसके पंच को मैं अप्रोच करने में लगा होता है, जो ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट थे वो इसे तुरंत डॉच कर देते बिना किसी हेजिटेशन के। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी जिसे वो बचाना चाहते हो अपनी लाइफ से ज्यादा। लेकिन इस बंदे को तो देखा, इस बंदे ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए डायरेक्टली उस बंदे के अटैक को रोकने के लिए अपने आप को भी सेल्फ डिस्टर्ब कर दिया है, एक वो भी रैंक 4 के बंदे को हरा दिया, वो भी इसकी वीकनेसेस का इस्तेमाल करके, जैसा कि इसने वादा किया था हमसे। तुम वाकई में बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेबल मैन हो, तुम्हारी जो सिंपैथी है वो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में अनकॉमन है, एक वॉरियर की बेनोबलेज तुम्हारे पास मौजूद है। और इससे पता चलता है कि ये बंदा एक सेंट है, और हमारा जो ये शॉप ओनर है वो हमारे एमसी की तारीफ करने में लगा हुआ है, और उससे कहने लगता है कि तुम मेरी नजरों में बहुत ही ज्यादा महान मार्शल आर्ट सेंट हो, क्योंकि एक नॉर्मल बंदा शायद इसके अटैक से देखकर भाग जाता अभी तक और दूसरों को ना बचाता, लेकिन इसकी बात ही अलग है, इस बंदे ने फिर भी कोशिश की सभी लोगों को बचाने के लिए। और तभी नाइट का सीन हो रखा होता है और एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, और सभी लोग देखकर कहने लगते हैं कोई तो बाहर आ रहा है, और पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जियानन का नीफू है। इसको देखकर सभी खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मिस्टर जियानन इस बार उन्होंने अपना पहले अटेम्प्ट में ही एक रैंक 3 मार्शल आर्टिस्ट को और 4 सिविलियंस को बचाकर लेकर आ चुके हैं, ये काफी इंप्रेसिव वाली बात है। और वो उसका धन्यवाद देने लगता है ये बात सुनकर। तभी उसका नीफ्यू को कुछ सोल्जर्स लाते हैं और वो कहने लगता है कि अंकल जो मिस्टर सिक्स है वो अभी तक वापस नहीं आए हैं क्या? तो बंदा कहता है, उसका अंकल उसे बताता है कि नहीं, मुझे इस बात का डर है कि यहाँ पर कुछ हो गया होगा। लेकिन तभी पता चलता है कि यहाँ पर इस बुढ़ऊ को कुछ होने में लगा जो कि फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, जिसको देखकर सभी घबरा जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। तो बुढ़ऊ क्या लगता है कि तुम मेरे पास मत आना, और पता चलता है कि यहाँ पर इसके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा तेजी से ड्रेन हो रही है, जिसको देखकर जियानन उससे पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है इस टाविस्ट के साथ। तो उसका अंकल उसे बता लगता है कि जितने ज्यादा लोग जो है अंदर टेलीपोर्ट करता है उतना ही ज्यादा प्रेशर इस बंदे पर पड़ेगा, लेकिन ये पहली बार ऐसे होने में लगा हुआ है कि मैंने इसे खून उगलते हुए देखा अपने मुंह से। तभी वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिसे देखकर सभी के सभी लोग शॉक होते हैं और इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस होती है, जिसको देखकर ये बंदा कहने लगता है कि आखिरकार ये बंदा कितने लोगों को टेलीपोर्ट करके लेकर आया भाई। इसको देखकर सोल्जर भी खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये बंदा जियांग यू लॉन्ग होगा, जो कि इतने ज्यादा लोगों को बचाकर लेकर आया होगा। तभी वो उसे शांत करता है और कहने लगता है कि इसकी जो ट्रू आइडेंटिटी है हमें उसे शांत रखना पड़ेगा, और चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने अलावा किसी को भी नहीं बताने दे सकते, और उसके लिए वो माफी मांगता है। और जैसे ही वो उस फॉर्मेशन को बढ़ाऊ एक्टिवेट करते तो वहां पर एक बहुत बड़ा सर्कल बन जाता है और बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद होते हैं, और पता चलता है कि वो सारा का सारा इलाका लड़कियों से भरा पड़ा, और लड़कियों को घिर कर खड़ा हुआ, लड़कियां घेर कर खड़ी हुई है हमारे एमसी को, जिसको देखकर ये समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि ये मिस्टर सिक्स है। और जब ये लोग देखते हैं तो भाई सभी का मुंह फटा का फटा रह जाता है, और ये बुढ़ऊ भी समझ जाता है, मनी मन में कहने लगता है कि मुझे पता था इस बंदे के बारे में, ये बंदा इंडीड एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा है, और एक ही बार में इतने लोगों को वापस जिंदा लेकर आया है ये बंदा। और तभी एक सोल्जर आकर बताया था कि मिस्टर सिक्स है उन्होंने 64 लोगों को एक ही बार में रेस्क्यू कर लिया। ये देखकर वो सोल्जर भी शॉक होता है और कहने लगता है कि वो भी इतने ज्यादा नंबर, वो भी एक ही बार में। इससे पहले जो सबसे ज्यादा नंबर थे वो सिर्फ और सिर्फ 9 बंदे थे, लेकिन आखिरकार ये बंदा कौन है जो कि मिस्टर सिक्स अपने साथ लेकर आए हैं? ये सभी के सभी लोग कंफ्यूज होते हैं इस बात से। तभी वो बताता है कि जिस प्रिजनर को मिस्टर सिक्स ने पकड़ा है उन्होंने बताया इसके बारे में कि मुझे लगता है कि ये एक रैंक 4 का मार्शल आर्टिस्ट होगा। ये सुनकर वो कंफ्यूज होता है, बताता है, कहने लगता है सोल्जर रैंक 4, आखिरकार एक रैंक 2 का बंदा रैंक 4 का अपोनेंट कैसे हो सकता है, और वो भी जिंदा पकड़ के लाया, अनबिलीवेबल। लेकिन तभी वो कमांडर उसे पहचान लेता और उससे कहने लगता है कि ये बंदा तो जिन वैनी
है, जिन सान्नान का नीफ, ये कमांडर है हार्डन बटालियन का। दूसरी तरफ उसका जो फ्रेंड है उसकी काफी ज्यादा चिंता करते हुए कहने लगता है कि मुझे इस वाकई में तुम्हारी चिंता होने में लगी थी मिस्टर सिक्स, आखिरकार तुमने इतने ज्यादा लोगों को वापस लाने में कामयाब कैसे रहे, माना तो पड़ेगा तुम में दम तो है। तभी एमसी कहता है कि बहुत बड़ी स्टोरी बाद में सुनाऊंगा। दूसरी तरफ जो लोग सुनते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तभी एक और फॉर्मेशन वहां पर खुलने लगती है और पता चलता है कि सारी की सारी जो रिकॉर्डेड चीज होती है वो वहां पर सभी लोग देखने में लगे हुए हैं। और जितना भी कांड हुआ था, शॉप ओनर ने किस तरीके से जहाँ पर अपनी जान पर खेलकर इनको बचाया, वो सब कुछ देख लेते हैं। और तारीफ में कहने लगते हैं कि मुझे लगा था कि जो क्वान फैमिली की है उन लोगों ने हमें धोखा दे दिया, तो आखिरकार हमारे दुश्मनों को मारने में उन्होंने मदद क्यों की? क्या ऐसा हो सकता है कि ये प्रिटेंड करने में लगा होगा ताकि वो उन दुश्मनों को मुकाबला कर सके? जिसको देखकर ये बंदा सोचते हुए कहने लगता है कि भले जो सिक्स है इन्होंने मिस्टर क्वान को मदद कर काम किया है, लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ थी मुझे इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अभी अभी मैंने देखा कि इसने सभी की सभी जो वाइन की बोतल थी उसमें जो वाइन थी उसका इस्तेमाल करके उस वाइन को ब्लेड्स में कन्वर्ट कर दिया, एक रैंक 3 की मार्शल आर्ट इंस्टेंटली तबाह कर दिया सभी लोगों को। इसकी जो स्किल्स हैं हिडन वेपन यूज करने की वो एक सुप्रीम लेवल पे पहुंच चुकी होंगी। ये बंदा सिर्फ और सिर्फ रैंक 2 का बंदा है, विश्वास नहीं होता इस बात पर। तभी अंकल उसके पास आते हैं, उससे कहने लगता है कि मिस्टर सिक्स, मैं इससे पहले आपके से बिल्कुल सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहा था, इसके बात के लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप बच गए और इन सभी लोगों को बचाकर सुरक्षित लेकर आए हो इस क्वीमी सिटी से। जो जोंगजियो स्टेट है वाकई में बहुत ज्यादा किस्मत वाली स्टेट है, जो आप जैसे लोग हमारे पास मौजूद है। तो एमसी कहने लगता है कि बाय द वे जो मिस्टर जियानान है, आखिरकार जो क्वाइन न्यूसांग और इसकी जो फैमिली एक्चुअली में उसके बारे में बात करनी है मुझे तुमसे। ये सुनकर वो उस अंकल कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सभी लोगों ने देख लिया है जो क्वाइन न्यूसांग है उसने सिर्फ और सिर्फ अपने दुश्मनों को बेवकूफ बनाने के लिए उनके साथ नहीं मिला है, बल्कि वो एक हीरो था जिन्होंने मदद की है। तभी रिवॉर्ड के तौर पर कुछ पिल्स लाई जाती हैं और कहने लगता है मिस्टर सिक्स, तो जनरल सू ने मुझे ऑर्डर दिया है कि आपके लिए मैं ये 10 क्यू एस्टेब्लिशिंग पिल्स लेकर आऊं और वह आपकी मदद कर सकते हैं ब्रेक थ्रू करने के लिए रैंक 3 में, वो भी बहुत ज्यादा एफिशिएंटली। तो एमसी कहने लगता है कि प्लीज जनरल सू को धन्यवाद देना मेरी तरफ से, मेरे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और कहने लगता है क्यू एस्टेब्लिशिंग पिल्स बहुत लोग बहुत ज्यादा मोर प्रीसियस हैं किसी टेंडन ब्रेकिंग पिल्स के मुकाबले में। तो और ये सारी की सारी जो पिल्स है वो पहले से मौजूद है, इसकी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो टॉप सीक्रेट है। तो सू जाना ना इसने ना मुझे 10 पिल्स दिए हैं, कितना जनरल मैंने मानना पड़ेगा कितना अच्छा बंदा है। तभी उसका फ्रेंड आता है और कहने लगता है कि जो 10 क्यू एस्टेब्लिशिंग पिल्स, लगता है कि जो जनरल सू तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा हाईली सोचते हैं, और मुझे तो सिर्फ और सिर्फ इससे पहले एक ही पिल मिली थी, लेकिन ये अंडरस्टैंड वाली बात है, समझने वाली बात है कि तुमने जिन वैन्यू को कैप्चर किया है वो भी जिंदा। डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा ग्रेट अचीवमेंट है, तुम्हें रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। इसको सुनकर एमसी काफी कंफ्यूज होता है और उससे पूछने लगता है कि सिर्फ और एक, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम सेटिस्फाइड नहीं हो। मोस्ट कॉमन मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उन लोगों ने तो इनको अभी जिंदगी में देखा भी नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सुना है और कुछ नहीं। बाय द वे ये बताओ कि जो जिन वैनी है वह बंदा कहाँ पर है, जो जनरल सू है वो उस बंदे के साथ क्या करने वाले हैं? तभी ये बताते हुए कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर किसी को उसकी चोटों को ठीक करते हुए देखा था, शायद से वो लोग चोट को ठीक कर कर उसको इस्तेमाल करने वाले हैं किसी होस्टेज की तरह। ये बात सुनकर एमसी भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और किसी फ्लैग की तरह लटकाने की जब ये बात उसने कही थी, तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है किस तरीके से उसको एक पिलर से बांध कर वहीं पर लटका दिया जाता है और सभी के सभी लोग मिस्टर सिक्स की जय जयकार करने लगते हैं। और जब जोर जोर से सभी लोग ये बात चिल्ला रहे होते हैं तो उसकी जो आवाज होती है वो चारों तरफ गूंजने लगती है और ये आवाज इस लीडर के कानों में भी पहुंच जाती है और चिल्लाते हुए गुस्से में खड़ा होता है और कहने लगता है कि डैम ये क्वाइन फैमिली के लोग कहीं के, मुझे इन लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए था। ये जोंगजुए स्टेज के लोग हैं वो हमेशा से गद्दार है गद्दार। तभी एक बंदा आता और कहने लगता है कि आपके लिए बुरी खबर है जनरल, उन लोगों ने कमांडर जिन वेनही को टॉप के पोल पर बांध कर रखा हुआ है और उन्हें एक फ्रंट पर लटका दिया गया है उस प्लेनेक्सेस के, यानी कि उनके लट पर सीधे शब्दों में। इसको देखकर इसको और भी तक गुस्सा आती है और तभी मॉर्निंग का सुबह सुबह का टाइम हो जाता है और धूप निकल पड़ती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है और सभी सोल्जर खुशियां मना रहे होते हैं, जय जय मिस्टर सिक्स कर रहे होते हैं। तो इसे काफी तो गुस्सा आती है और वो पूछने लगता है कि आखिरकार ये है कौन? मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बंदे को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तभी उसका फ्रेंड आता है और कहने लगता है हमारे एमसी से, क्या तुम यहाँ पर वापस से अंदर जाने के बारे में सोच रहे हो? तुमने तो यहाँ पर 4 घंटे तक ही आराम किया है, क्या तुम्हारी जो बॉडी है वो आगे और ज्यादा झेल सकती है? तो एमसी थोड़ी एक्सरसाइज करता है, स्ट्रेचेस करता है और कहने लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा, लेकिन जो डार्डुओ की जो ट्रूप्स है उस वह अब पूरी तरह से डिसऑर्गेनाइज जरूर हो चुके होंगे। अगर मैं अभी जाता हूँ तो मैं यहाँ पर बिना किसी दिक्कत के फिश कर सकता हूँ इनके परेशानियों में और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सकता हूँ। तभी वो कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तभी उसके अंकल उसे रोक लेते हैं तो वो पूछता है क्या हो गया अंकल? तो कहने लगते हैं अंकल तुम कहीं भी नहीं जा रहे हो, तुम्हें अभी भी चोट लगी पड़ी हुई है। तभी एक लड़की यहाँ पर बाहर निकलती है और उससे कहने लगती है कि सर मैं आपसे क्या प्राइवेटली बात कर सकती हूँ? जिसको देखकर हमारा एमपी थोड़ा कंफ्यूज तो होता है, लेकिन फिर भी उससे बात करने के लिए रेडी हो जाता है और वो उसे एक कोने में ले जाती है और बताने लगती है कि जो मिस्टर कमान ने सीक्रेटली मुझे कहा था कि एक बार हम लोग बाहर आ जाएंगे तो वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा दूं और मैं ये चीज तुम्हें दे दूं। एक अजीब सी छोटा सा बोतल टाइप की चीज होती है
उसको वो देते हुए बताती है कि एक ओल्ड मैन है जो कि एक स्कॉलर के नाम से भी जाना करता था, वो सिर्फ पीता रहता है, नशे में धुत रहता है। उसने इस हमारे इस क्वीमी सिटी के एक बार आया था छुप कर रहने के लिए, और वो तब से यहीं पर रखा हुआ है और वाइन पीने के लिए आता है, तो उसके वाइन के बदले में ये प्रोवाइड करवाया गया था। और जब उस आर्मी डूडुआ आर्मी ने हमारे इस सिटी पर अटैक किया, तो उस बंदे ने इस मौके का फायदा उठाया और यहाँ से बचकर निकलने में कामयाब रहा। मिस्टर क्वान ने कह दिया था उस वक्त पर कि कई सारे लोग उसको ढूंढते ढूंढते उसका पीछा करने में लगे हुए थे, और उसे पता था उसके सीक्रेट के बारे में, क्योंकि उसके पास एक प्रोफाउंड टेक्निक मौजूद थी। और जब सिटी पूरी तरह से क्योस में भरी हुई थी, जो स्कॉलर था वो मिस्टर क्वान के पास आया और उनसे कुछ वाइन मांग ली फिर से। और एक बार उस वाइन को पीने के बाद वो पूरी तरह से वहां से डिसअपॉइंट हो गया। लेकिन जाने से पहले मिस्टर क्वान को उसने ये एक अजीब सी चीज प्रोवाइड करवा दी थी, और उन्होंने कहा था कि मिस्टर क्वान ने कहा कि उस स्कॉलर ने यह कहा था कि अगर तुम्हारी कोई भी इच्छा हो इस इनफ वाइन के लिए, तुम इससे आकर मुझसे पूछ सकते हो और कुछ भी मांग सकते हो। और स्कॉलर जब उसके पास वाइन पीने के लिए आया था, उसने ये भी बताया था कि अब वैसे भी लोग पकड़ने वाले हैं, तो वो बस उसकी एक वाइन पीना चाहता था, और इच्छा पूरी करने के बदले में तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा अगर कभी मौका मिला तो इसलिए इसी फीवर के कारण ये प्रोवाइड करवा दी गई थी चीज। और मुझे लगता है कि ये जो चीज है वो आपकी मदद कर सकती है उस स्कॉलर को ढूंढने के लिए, और वो आपको एक प्रोफाइल टेक्निक प्रोवाइड करवा देगा, जिसको देखकर हमारा एमसी सोचता है और कहने लगता है कि मुझे देखकर लगता है कि ये कोई आर्टिफैक्ट है जो कि इसके दूसरे हिस्से पर डायरेक्शन मुझे बताने में लगा हुआ है। ये काफी द अमेजिंग चीज है, किसी लोकेटर की तरह मानना पड़ेगा, जीपीएस तरह काम करेगा ये। सर, मैंने आपको ऑलरेडी सभी के सभी मिस्टर क्वान के लास्ट वर्ड थे वो आपको बता दी। जो मिस्टर क्वान थे वो हमेशा से जानना चाहते थे और कहना आपको ये चीज प्रोवाइड करवाना चाहते थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि उनकी जो इच्छा है आप पूरी जरूर कर दोगे, और ये चीज आपको काफी मदद करने वाली। और वो लड़की इतना कहकर वहां से जाने लगती, तो वो उससे पूछ रोकने के लिए उसे रोकता है, जिसको देखकर वो मुड़ती है और उसको थोड़ा कंफ्यूज होता है। तो हमारा एमसी उसको अपना मास्क हटाकर उससे कहने लगता है कि जो मिस्टर क्वान थे वे कोई गद्दार नहीं थे, बल्कि मैं एक हीरो है, हीरो। तो मैं यहाँ पर देख ही लिया होगा, सभी के सभी लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि उन्होंने गद्दारी नहीं की थी, तो तुम्हें बिल्कुल भी दुख होने की जरूरत नहीं। और इस तरीके से सांत्वना सुनने के बाद लड़की रोना चालू कर देती है, उसका धन्यवाद देती है, और वो मूवमेंट वहीं पर खत्म होता है और एक बार फिर से अंदर जाने के लिए रेडी होता है हमारा एम्स। तभी यहाँ पर एक और बंदा आकर उससे कहने लगता है कि जरा एक मिनट रुको सर, मैं यहाँ पर थोड़ा मिस्टर सिक्स से बात करना चाहता हूँ। तो बंदा कहने लगता है कि मुझे पता है एक सीक्रेट के बारे में, क्या तुम उस सीक्रेट को जानकर थोड़ा इंटरेस्टेड हो? तो एमसी पूछता है कि बताओ क्या सीक्रेट है। तो बंदा कहने लगता है कि यहाँ पर एक बंदा है जो कि स्कॉलर के नाम से जाना जाता है, जो कि ड्रिंक करता है, और उसने क्वीमी सिटी में, और उस बंदे के बारे में मुझे ही पता है कि वो बंदा एक प्रोफाउंड टेक्निक को प्रैक्टिस करने में लगा हुआ है। मैंने सुना है कि जो प्रोफाउंड टेक्निक है वो रैंक के जितने भी लोग हैं उन्हें बिना किसी परेशानी के मारने में कामयाब रह सकती है। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम उस टेक्निक को सीखना चाहते हो? इसको देखकर एमसी कहने लगता है, क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि एक बार अगर मुझे मौका मिला तो मैं उसको चुरा लूंगा तुमसे? और मनी मन में कहने लगता है कि मुझे लगा था कि मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है। तो ये बंदा कहने लगता है, कम ऑन, यहाँ पर अगर तुम्हें मिली थी वो तुम्हारा मौका हुआ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ वहां पर जो फ्यूचर मार्शल आर्ट्स मास्टर होने वाला है उनसे कुछ फेवर के लिए पूछना चाहता हूँ, और अगर मुझे यहाँ पर ऐसा फेवर मिल गया तो ये बाकी में थोड़ा बहुत तो वसूल हो ही जाएगा मेरा, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्राइट क्लाउड साइड के जितने भी लोग हैं उनके पास मौजूद है सिटी के अंदर, और मुझे इस बात का भरोसा है कि वो स्कॉलर को ढूंढने में मेरी मदद जरूर करेंगे। तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिटी के अंदर मिलता हूँ। तो एमसी क्या लगता है कि हम लोग ये तो बता नहीं सकते कि आखिर का जो फॉलोइंग लाइफ फॉर्मेशन है वो हमें कहाँ टेलीपोर्ट करेगी, तो हम एक दूसरे को ढूंढे कैसे? तो वो कहने लगता है कि ये बात भी सही है, आखिरकार मैं इसके बारे में कैसे भूल गया था। तो वो उसे बताता है, कहने लगता है कि यहाँ पर एक बन शॉप है उस ब्रोकन साइन बोर्ड के साथ सिटी के अंदर, और नॉक कर देना वहां पर 3 बार, और 5 बंस खरीद लेना, वो भी सॉस्ड मीट फिलिंग के साथ। तो एमसी उससे पूछने लगता है कि ये कोई सीक्रेट पासवर्ड वगैरह है क्या? इसको देखकर वो कंफ्यूज होता है, कहने लगता है कि पासवर्ड क्या चीज होती है। तभी वो बंदा हंसता और जोर जोर से कहने लगता है कि नहीं, जो बंस होते हैं ना वो सॉस्ड मीट फिलिंग के साथ, वो काफी ज्यादा फेमस है लोकल स्पेशलिटीज के वहां पे आसपास के इलाके में। अब जबकि तुम यहाँ पर ऑलरेडी नए बंदे हो, अब तुम्हें ट्राई तो करना ही चाहिए था, बस वो 3 बंस मेरे लिए जरूर छोड़ देना। इसको देखकर हमारा एमसी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है इस बंदे की ऐसी हरकतें देखकर। बंदा कहने लगता है, एक बार तुम्हें वो बंस मिल जाएंगे तो थर्ड रोड की इलाई को, यानी दूसरी तीसरी गली को फॉलो करना, और वहां पर फॉलो करते करते तुम आगे तरफ पहुंच जाओगे, और उस बाद तीसरी गली पर मुड़ जाओगे फिर से, तो तुम मुझे ढूंढने में कामयाब रहोगे। दूसरी तरफ उसका फ्रेंड उससे पूछने लगता है कि आखिर का जो यान शाओ है वो उससे क्या बात करने में लगा हुआ है, क्या ये वाकई में मिस्टर सिक्स के साथ और ज्यादा क्लोज होना चाहता है? दूसरी तरफ हमारा एमसी कहने लगता है कि ठीक है, अब हम टेलीपोर्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बंदा कहने लगता है कि होल्ड ऑन मिस्टर सिक्स, क्या तुम्हें याद है आखिरकार हम लोग कहाँ मिलने वाले हैं बाद में? और इसी तरीके से टेलीपोर्ट होने के बाद वो सभी अंदर आते हैं। दूसरी तरफ हमें उसके लीडर को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा है, उसके पास एक सैनिक आता है, कहने लगता है कि जनरल, ये कंफर्म हो चुका है, जो सिक्स है वो टेलीपोर्ट हो चुका है सिटी के अंदर वापस से। और ये बंदा काफी गुस्से में है और कहने लगता है कि ऑर्डर कर दो हमारे सभी सेना को, चाहे कुछ भी हो जाए, उस बंदे को जरूर मेरे पास लेकर आना मिस्टर सिक्स को। एक बार जब तुम उसे ढूंढ लोगे तब मैं पर्सनली जाकर उसे कैप्चर करूंगा और उसकी बुरी हालत कर दूंगा। दूसरी तरफ तभी हमारा एमसी वहां पर उन बंस को खरीदकर खाना चालू कर देता, और खाते खाते जाते कहने लगता है कि मानना पड़ेगा, ये डिजर्व करते हैं इसके फेम को, ये काफी ज्यादा डिलीशियस है। और 2 बंस खाने के बाद पता चलता है कि इसका पेट नहीं भरा, और कहने लगता है कि ये काफी नहीं,
जरा 1 मिनट रुको, यहाँ पर अभी भी 3 बंस तो बचे हुए हैं ना। अगर मैं इन्हें चबा चबा के खाता हूँ तो फिजिकल स्ट्रेंथ लगेगी, और जो बंस है वो शायद डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं उस यांशुओ को। और वैसे भी जो फाइट है वो होने वाली है, तो मैं चाहे कुछ भी हो जाए अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा। और वो सभी बंस को अकेला ही खा लेता है, और इसके बलतीमें सिस्टम उसे पोटेंशियल पॉइंट प्रोवाइड करवाता है, और जिसको देखकर हमारा एमसी भाई साहब दोनों तरफ से खुश होता है। तभी इस बंदे के पास हमारा एमसी पहुंच जाता है। वो देखकर कहने लगता है कि मिस्टर सिक्स, तो आप आ गए यहाँ पे। लेकिन वो देखता है कि हमारा एमसी तो सारे सारे बंस को खा गया। तभी ये बंदा उसके पास आकर कहने लगता है कि जो रोस्ट चिकन है वो भी एक स्पेशलिटी है स्क्यूमी सिटी की। अनफॉर्चुनेटली जो ओनर है रोस्ट चिकन शॉप का, उसने डिफेक्ट कर दिया, यहाँ से निकल चुका है भागकर इस जोंगजू स्टेट में, वो भी डुओ आर्मी की तरफ बदल चुका है। और मैंने अपनी जान पर खेल कर वहां से ये डुडुआ आर्मी से किचन से चुरा कर लेकर आया हूँ। इसमें काफी बढ़िया स्मेल आ रही है। लेकिन तुम ये बता सकते हो कि जो बंस मैंने कही थी वो कहाँ पर है? ये बात सुनकर एमसी घबराता है, उससे क्या लगता है कि मैंने उन्हें खो दिया जब मैं डुडुआ ट्रूप से बचकर भाग रहा था। ये बात सुनकर वो थोड़ा कंफ्यूज तो होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि बंदा झूठ बोल रहा है। क्या लगता है कि वो कमीने बाशर्ड कहेंगे। खैर, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है तुम काफी ज्यादा भूखे होगे, तुम पूरे के पूरे चिकन को खा सकते हो मिस्टर सिक्स। तो एमसी कहने लगता है कि मैं तो ज्यादा ग्रीडी नहीं हूँ, मेरा मतलब हंगरी नहीं हूँ, तुम चाहो तो तुम्हें खा सकते हो। अब भाई उसने पहले ही अपना पेट भर लिया है, तो अब कहाँ से खा लेगा। और कहने लगता है कि चलो आधा आधा खाने लगते हैं। और मनी मन में कहता है कि मुझे गिल्टी क्यों महसूस हो रहा है। तो दोनों मिलकर आराम से खाना चालू करते हैं। तो ये बंदा कहता है कि बाय द वे, आखिरकार किस तरह की तुम्हारी रूट बोन मौजूद है तुम्हारे पास। तभी वो बताता है गोल्डन ब्रांच लेवल की। ये देखकर ये बंदा तो बढ़िया मजे से खाते हुए खुशी मनाता है। क्या लगता है अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि तुम्हें स्कॉलर को देखने की जरूरत नहीं है, मैं उससे मिल चुका हूँ यहाँ पर आने से पहले। उसने साफ साफ कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की और सबको सच सच बता दिया, और वो हमें उसकी प्रोफाउंड टेक्निक सिखाने के लिए तैयार है। बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि जो स्टूडेंट की जो रूट बोन है उसे कम से कम हाई रैंक की वाइट जेड लेवल की तो होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैं उसको उसकी जो प्रोफाउंड टेक्निक है सीखने में नाकामयाब रहा, और मेरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोअर रैंक की है वाइट जेड लेवल की। और इस मूवमेंट पर जो जियांग यूओ लॉन्ग है वो कल्टीवेट करने में लगा उस बंदे के साथ, और ये उसके पास खुद की एक राइट बोन आई मीन अच्छी वाली और बिल्कुल परफेक्ट रूट बोन मौजूद है। और मुझसे कहा गया था कि लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि ये इस बात को लेकर सक्सेस हो जाए, उसको सीखने में कामयाब रहे। तो एमसी कंफ्यूज होते उससे पूछने लगता है कि अगर का ये जियांग यूलियांग कौन है भाई। तो वो बताता है कि जो तुम्हें शायद इसके बारे में नहीं पता होगा, वो प्रिंस लुआन है, प्रिंस लुआन का बड़ा बेटा है, एल्डेस्ट सन। जब उन डूडू आर्मी ने अटैक किया था, जियांग यूओलांग है वो यहाँ पर एग्जामिन करने के लिए आया था यहाँ की कंडीशन को, और यहाँ के लोगों की कंडीशन को देखने के लिए, सिटी की डिफेंस को देखने के लिए उसके फादर के बदले में। और यहीं पर उस मोमेंट पर वो ट्रैप हो गया। तो मैं अपसेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं उस प्रोफाउंड टेक्निक को लेकर। यहाँ पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या तुम उसको लेकर इंटरेस्टेड हो। तो एमसी उससे कहने लगता है मुस्कुराते हुए, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर सारे के सारे ऑर्गेनाइज करके आए हुए हो, और तुम्हें भाई ऐसा लग रहा है कि तुम कोई पिरामिड स्क्रैम करने वाले हो। तो पूछता है कि ये क्या चीज है। तो बंदा डिटेल में बताता है कि यहाँ लगता है कि जहाँ यू लोग हैं उसके पास एक फिनिक्स बटालियन उसके अंडर में काम करती है, तो जो कि यहाँ पर क्यूमे सिटी में उसके साथ आई थी। और उसके जो कुछ लोग हैं उन्हें मार दिया गया था अटैक के दौरान, लेकिन कुछ सर्वाइव करने में कामयाब रहे। तो जो जियांग यूओलोंग के जो प्लान था वो फिनिक्स बटालियन को अटैक करने के लिए गया था जूकिन बटालियन पर, वो भी डूडो स्टेट के। और मैंने ये भी सुना है कि वहां पर जो डूडो के जो प्रिंस है जूकिन बटालियन के कैंप में मौजूद था, और इस बार जो अटैक करने वाले हैं नेक्स्ट प्लान के साथ उसमें वो स्कॉलर भी पार्टिसिपेट करने वाला है। उस बंदे के पास इलाइट सोल्जर्स मौजूद है फिनिक्स बटालियन के। तो तुम्हें क्या लगता है कि कैसी दौड़ दौड़ पटाखे वाली फाइट होने वाली है वहां पर। जब सुनकर एम से पूछता है क्या रैंक है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे दुश्मन की, क्या हम लोग फाइट करने वाले हैं इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एनिमी के साथ या फिर उससे बड़ी आर्मी के साथ। ऑनेस्टली बताऊं तो मैं वाकई में अपने आप को मरवाना नहीं चाहता। तो ये बंदा कहता है कि मुझे पता है तुम देखने में काफी कमजोर हो, लेकिन एक्चुअली में तुम्हारे पास एबिलिटी है चैलेंज करने के लिए, मानना पड़ेगा। लेकिन जितने जो दोनों के दोनों लीडर्स हैं फिनिक्स बटालियन के और जूकियन बटालियन के, वो दोनों रैंक 4 है, और डूडू जो प्रिंस है वो भी उस रैंक पर पहुंचने वाला होगा ऑलमोस्ट, मान के चलो। सिर्फ और सिर्फ जो डेंजरस पर्सन है वो प्रिंस है, जो कि रैंक 5 के गार्ड है उस बंदे के पास। लेकिन जो स्कॉलर्स है उसे उसके पास प्रोफाउंड टेक्निक मौजूद है, तो वो बिना किसी दिक्कत के अपने से ज्यादा हाई रैंक के बंदे को मार सकता है। जिसको सुनकर हमसे कंफ्यूज होता है और उससे पूछ लगता है कि मुझे लगा था कि वो स्कॉलर तो मरने वाला है, तो आखिरकार उसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे आई, कि उसके पास जो प्रोफाउंड टेक्निक है वो इतनी पावरफुल है क्या। तो बताता है कि वो भले ही मरने वाला है, लेकिन उसे पता है कि आखिरकार किस तरीके से वो किसी और की बॉडी को उधार ले सकता है। तभी हमें दो नमूनों को दिखाया जाता है, उनमें से एक बंदे का नाम मिंग गेनवे हो जो कि राइट साइड में खड़ा है, जो कि 8th प्रिंस का प्रोटेक्टर है, और सेंटर में फैटी बैठा हुआ था फे जी लॉन्ग है, जो कि 8th प्रिंस है डूडो स्टेट का, जो कि कह रहा होता है कि वो बास्टर सिंस जाना ने उसने क्लेम किया था कि हम लोग सर्च करने में लगे हुए मिस्टर सिक्स को, लेकिन इसे देखकर लगता है कि वो जियांग यूलोंग को हमसे पहले बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाया। मुझे लगा था पकड़ के हमारा काम आसान कर देगा, लेकिन इसने तो कबाड़ा कर दिया सब कुछ। तभी प्रोटेक्टर उससे कहने लगता है कि जिन शानदान वो काफी तो क्लोज है एल्डेस्ट प्रिंस के, और वो कभी भी कैप्चर नहीं हो सकता, जियांग यूलोंग को कर सकता कैप्चर।
और बात करें उसके रिवॉर्ड के बारे में, उसे वो काफी आसान नहीं हो जाएगा उसके लिए? फिर हम लोग ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? तो फैटी कहने लगता है कि बाय द वे जो टफ स्नेक टेम्पल का था, जो कि तुमने मुझसे मेंशन किया था कि जो स्नेक था हम उसे पकड़ लेंगे, उसके बारे में क्या? जहाँ पर प्रोडेटर बताता है, उससे कहने लगता है कि इस सिटी में मौजूद है वो स्नेक अभी भी, जहाँ तक कि जोंगजो के स्टेट के लोग हैं उन्हें भी नहीं पता कि रैंक 5 के जो स्नेक कॉप्स है वो इस टेम्पल के नीचे छुपा कर रखी गई है। हम लोग उस कॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं टॉप रैंक आर्टिफैक्ट क्रिएट करने के लिए। ये सुनकर ये बंदा काफी खुश होता है और कहने लगता है कि हम किसका इंतजार करने में लगे हुए हैं, चलो चलते हैं। याद रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिन शानदार को इसके बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। तो प्रोटेक्टर से कहने लगता है कि ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन इस समय पर ये काफी डेंजरस सिचुएशन है सिटी के अंदर। शायद हमें यहाँ पर जीक्यू बटालियन को भी अपने साथ लेकर चलना चाहिए। दूसरी तरफ ये बंदा हमारे एमसी को उस टफ स्नेक टेम्पल के बारे में बताता है। उससे कहने लगता है कि तुमने सही सुना, जो स्कॉलर है वो एक्सीडेंटली उसने रैंक 5 स्नेक कॉप्स को ढूंढ लिया उस टेम्पल के नीचे, और इसीलिए वो इस मूवमेंट का फायदा उठाना चाहता है और वो उसके पास जितनी भी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल क्यू बची हुई है उस टेम्पल की, वो क्रिएट करना चाहता है उसकी सीक्रेट फॉर्मेशन को, और वहां पर सभी के सभी सोल्जर्स को छुपा कर रखा हुआ है इस मूवमेंट पर। और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास वहां का एक्सेस है, तो मैं बिना किसी परेशानी के उस टफ स्नेक टेम्पल में अंदर जा सकता हूँ। लेकिन जो डोडो आर्मी है वो सिर्फ और सिर्फ वहां से निकलकर जा सकती है, वो इल्यूजन वाला फॉर्मेशन है। अभी जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि वो स्कॉलर किसी की बॉडी को उधार लेना चाहता है और उसे यूज करना चाहता है, और इनफैक्ट बताऊं तो वो कोई और नहीं बल्कि मैं उस स्नेक की कॉप्स यानी कि स्नेक की बॉडी होने वाली है, जो कि वह उधार लेने वाला है। जिसको देखकर एमसी कहने लगता है कि एक पावरफुल रैंक 5 का स्नेक कॉप्स मानना पड़ेगा, इजीली यूज कर सकता है वो प्रोफाइंड टेक्निक को, मानना पड़ेगा, ये बात तो सच है। तो ये बंदा ये बात सुनकर भी खुश होता है, कहने लगता है कि इस बार हमें वहां पर टफ स्नेक्स टेम्पल में मिलने का बुलाया गया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे मिस्टर सिक्स? तो आखिरकार हमारा एमसी इस मौके को कैसे जाने दे सकता है, और वो तुरंत एग्री हो जाता है उनके साथ चलने के लिए। ये बंदा उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम काफी तो खुश हो गए इस पार्टिसिपेट करने के लिए इसमें, लेकिन थोड़ी देर के लिए और रुको, हमारे पास एक और साथी। तो एमसी उससे पूछ लगता है कि अब कौन आ रहा है। तभी एक लड़की आती है और वो उससे कहने लगती है कि अगर हम लोग कंपेनियन कब से बन चुके हैं। तो वो बताता है और कहने लगता है कि ये मिस ई है, जो कि ब्राइट क्लाउड सेक्ट से आई है, हमारे बीच में कोई भी गरीज दुश्मनी वगैरह नहीं है। तुम्हारे जो यीज कांग सेक्ट है अभी तक, आई मीन दोनों को दोनों अलग अलग सेक्ट से मौजूद करते हैं। खैर वो सब छोड़ो, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि तुम दूसरों से इस तरीके से ना बात करो, तो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, वरना क्या करूं मैं। तभी लड़की कहने लगती है कि मेरा जो टेम्परमेंट है वो बस इसी तरीके से है, तुम इसका क्या ही कर लोगे। तभी बंदा उसका मजाक उड़ाता है और उससे कहने लगता है कि अगर तुमने बिल्कुल भी अपनी इज्जत को नहीं सुधारा, अपने बोलने की टेक्निक को नहीं सुधारा, तो मैं तुम्हें और भी एक्साइटेड बना दूंगा, और फिर मैं अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाऊंगा ना। ये बात सुनने के बाद लड़की पूरी लाल पड़ जाती है, और भाई साहब समझ गई क्या कहना चाहता है ये बंदा, सीधे शब्दों में छेड़ रहा है उसे। और तभी वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें सबसे पहले मिस्टर सिक्स से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। इस लड़की का नाम ये नानहाई है, जो एल्डेस्ट डिस्टिपल है याकंग सेक्ट की। शायद तुम्हें ये बात पता नहीं होगा, लेकिन ये और जू वैन क्विंग, वह जो कि हेलन ग्रेंज है, वो इस यहाँ के प्राइड है इस यूनिंग प्रोविंस के, और सबसे ज्यादा वन ऑफ द बेस्ट फीमेल डिसिपल है इस जनरेशन की। और मिस ये बंदे का नाम मिस्टर सिक्स है, जो कि कई सारी लड़कियों को बचाकर इस वाइनरी से ले जाकर बचाने में कामयाब रहा था। जो वाइनरी का जो क्लोज रिलेशनशिप थी यीकंग सेक्ट के साथ, वो सभी लोग जानते हैं। तो हमारा जो सेक्ट लीडर है इस बार फेवर तो है इस बंदे पर, क्योंकि तुम्हारी कितनी मदद जो की है इस बंदे ने। ये बात सुनकर वो उसे सल्यूट करती है और उससे कहने लगती है कि मैंने पहले सुना है इसके बारे में, वाइनरी के बारे में, जो इवेंट हुआ था वहां पर, मैं भी उस सिटी में मौजूद थी उस वक्त पर। अब मुझे समझ में आया कि उसे बचाने वाले तुम थे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, अब जबकि सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तभी एमसी कहने लगता है कि तुम अपनी दूरी बनाए रखो मुझसे, तो बेटर रहेगा। ये तो बस एक थोड़ा बहुत मजाक था इन दोनों की तरफ से, और वो चलो थोड़ा निकल पड़ते हैं गुस्से में मजाक करते करते, और फाइनली वो टेम्पल पर पहुंच जाते हैं। और तो टेम्पल पर पहुंचने के बाद वो अपनी की का इस्तेमाल करता है उस फॉर्मेशन के अंदर जाने के लिए। जब हमारा एमसी देखता है तो कहने लगता है ये सीक्रेट फॉर्मेशन है, इसको देखकर लगता है सिमिलर है उस सीक्रेट चैम्बर फॉर्मेशन के बराबर है, जहां पर जो मेन पार्ट था ना टेक्निक को स्टोर किया गया था उसके जैसी। मे बी शायद वो दोनों सेम फॉर्मेशन हो, लेकिन जैसे ही वो उस फॉर्मेशन को ओपन करके अंदर देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक होता है और कंफ्यूज होता है कि सर के जो सोल्जर्स है वो जमीन पर क्यों पड़े हुए हैं भाई। और पता चलता है कि यहाँ पर उसके प्रिंस के सोल्जर्स ने उन सभी को पकड़ रखा है ऑलरेडी, और कहने लगता है कि लो भाई और दो लोग आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं इस टेम्पल में। मैं तुम दोनों को इस तरीके से जानता हूँ, मैं देखा है तुम्हें कई सारे सिविलियंस को रेस्क्यू करते हुए। इसको देखकर ये बंदा काफी ज्यादा शॉक होता है और पूछने लगता है कि दो, लेकिन हम तो तीन थे ना, आखिरकार हमारा तीसरा साथी कहाँ? लेकिन जैसे ही वो मिस्टर सिक्स को देखता है तो वो ऑलरेडी वहां से गायब हो चुका है, और तभी वहां पर कई सारे एरोस उन पर आते हैं अटैक करने के लिए। लेकिन वो लड़की उसके पिछवाड़े पर लात मार और उसकी डायरेक्शन को बदल देती है ताकि एरो उसको ना लगे, और कहने लगते हैं कि तुम बेवकूफ, तुम्हें इस तरीके से इधर उधर ध्यान नहीं देना चाहिए, थोड़ा सावधान हो जाओ, अपने आप को तो बचा लो। वो बंदा अपने आप को बचाने के लिए छुप गया होगा मिस्टर से। ये काफी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है, बेटर रहेगा कि हमें उस बंदे को छुपे ही रहने दो, तो और उसकी जो पोल है वो उनके सामने ना खोलो तो यही बढ़िया। तभी वो बंदा चिल्लाते उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर क्या करने में लगे हो ब्रो, वहाँ की सिचुएशन काफी ज्यादा डेंजरस है, तुम्हें यहाँ पर आ जाना चाहिए। तभी सोल्जर्स कहने लगते हैं कि जब हमारे जो रैंक 5 के डिवाइन मास्टर है वो रिकवर हो जाएंगे तो तुम सभी के सभी लोग मारे जाओगे। मैं एडवांस देता हूँ कि
तुम जल्द से जल्द अपने मास्टर को हमारे हवाले कर दो और कम से कम हम तुम्हारी जान तो बख्श देंगे। दूसरे सोल्जर कहने लगते कि तुम अपना मुंह बंद कर रखो, हम तुमसे कभी भी, वो भी डूडुओ के स्वाइन के साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाने वाले, ना ही तुमसे भीख मांगेंगे मौत की। तभी बंदा आकर उस प्रिंस से पूछने लगता है कि जो फ्यूनरल चल रहा था, आई मीन टेक्निक चल रही थी, वो फेल हो गई क्या? जहाँ पर प्रिंस गुस्से में कहने लगता है कि वे सडनली यहाँ पर आ गए थे इस टेम्पल में सर्च करने के लिए कुछ चीज को, और रिजल्ट के तौर पर उन्होंने एक्सीडेंटली सीडेड फॉर्मेशन को क्रैक कर लिया, जिससे कि वो उन्होंने ढूंढने में कामयाब रहा है। ये सारी सिचुएशन सडनली हो गई, हमें कोई अंदाजा भी नहीं था क्या चल रहा है, और मेरी जो रूट बोन है वो हाई रैंक पर है, वाइट जेट लेवल पर, तो मैं इनके साथ कोऑपरेट भी नहीं कर पाया था उस मूवमेंट पर जब वो स्कॉलर अपनी टेक्निक आजमाने की कोशिश कर रहे थे। जो फ्यूनरल था गेस्टली लाफ्स का, वो गलत चला गया और एन क्रिटिकल मूवमेंट पर वो फेल्ड हो गया, और इसी कारण मिंग गाउन बाकू यानी कि इन स्कॉलर को चोट लग गई। इसको देख कर लड़की कंफ्यूज होती है और उससे पूछने लगती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो प्रिंस उसे बताता और कहने लगता है कि हम लोग इंतजार करने पड़े हैं हमारे डूम के लिए, हम कभी भी मर सकते हैं। तभी हमारा एमसीयू ने देखता है और कहने लगता है कि इन सभी को देखकर लगता है कि ये लोग मेरी कंसर्निंग फॉर्मेशन को नहीं ढूंढ सकते, शायद अगर मैं इनके पीछे से अटैक कर दूं तो शायद काम बन जाए। तो उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि याद रखना जिनयांग, जितना ज्यादा हायर रैंक होगी उतना ज्यादा हार्डर होने वाला है तुम्हारे लिए, तुम्हारे अबव वाले लोगों को चैलेंज करने के लिए। तुम इस मूवमेंट में सिर्फ और सिर्फ रैंक 2 के बंदे हो, और इसलिए किसी भी रैंक 3 को पीटना तुम्हारे लिए आसान होगा, लेकिन रैंक 4 भूल जाओ इसके बारे में, कभी इसके बारे में सोचना ही मत चैलेंज करने के लिए। ये बात सुनकर एमसी उससे पूछता है कि मास्टर रैंक 5 के बारे में क्या ख्याल है। तो मास्टर कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम एक बात ध्यान रखना कि जैसे ही तुम्हारा मुकाबला हो तो वहां से सीधा भाग लेना। तो वो सोचते कहने लगता है कि हे मास्टर आप ही बताओ कि इस सिचुएशन में आप वाकई में इन सभी लोगों को छोड़कर यहाँ से भागना पसंद करोगे। दूसरी तरफ उसका जो सिक्योरिटी जो बॉडीगार्ड होता है प्रिंस का, वो आता है कहने लगता है कि ओल्ड ड्रंकन, क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मुझे वो स्नेक कॉप्स कभी भी नहीं मिलेगी? मुझे पहले ही इसके बारे में पता चल चुका है, क्योंकि ये आखिरकार जोंगजुओ की जो टेरिटरी है, जब भी यहाँ पर मुझे उस कॉप्स को देखना पड़ता था तो मैं हमेशा दूर से देखा करता था, लेकिन मुझे कभी भी वो कॉप्स मिल ही नहीं पाए। तो स्कॉलर्स की बात सुनकर कहने लगता है कि लेकिन तुमने उस कॉप्स को यूज कर रहे वाले थे मुझे मारने के लिए, वाकई में अगर ये तुम्हारी कमजोर बॉडी के लिए नहीं होता तो तुम शायद अब तक सक्सेस हो चुके हो। तभी ये बंदा हंसता जोर जोर से कहने लगता है कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, तुम्हारे जो तुम अब यहाँ पर एक ऐसी चीज का विटनेस बनने वाले हो जहाँ पर मैं इस स्नेक कॉफ को एक बेहतरीन आर्टिफैक्ट में रिफाइन करने वाला हूँ, और जब ऐसा हो जाएगा मैं अपनी बॉडी को ऑफर कर दूंगा उस नए आर्टिफैक्ट को। तभी वहां से वो जमीन टूटने लगती है जिस जगह पर हमारा एमसी खड़ा हुआ होता है। इसको देखकर उस स्कॉलर को गुस्सा आती है, चिल्लाते हुए क्या लगता है कि नहीं, उसने उस स्नेक की कॉप्स को ढूंढ लिया, शिट ये तो गड़बड़ हो गई। तभी बंदा हंसता और कहने लगता है कि तुम्हारे लिए कब लेट हो चुका है, मैंने ऑलरेडी वर्क करने में लगा हुआ था, कम से कम 10 साल हो चुके हैं ढूंढते ढूंढते, और आज वो मूवमेंट आ चुका है जब मैं यहाँ पर उसे रिफाइन कर लूंगा और इसे सेक्रीफाइस करूंगा। लेकिन हमारा एमसी तो भाई इस कॉप्स के मुंह के अंदर चला जाता है, और तभी एक बहुत ही बड़े भयानक स्नेक मॉन्स्टर की कॉप्स वहां से बाहर निकल पड़ती है। एमसी उसको देखकर पूरी तरह से कंफ्यूज होता है, समझ नहीं पा रहा था कि चल क्या रहा, क्योंकि आखिरकार वो उसके पेट के अंदर जो आ गया, और तभी अचानक से वो जो स्नेक बीस्ट है वो उठकर उछलना पागल की तरह कूदना चालू कर देता है। और ये लड़की जब इसकी कॉप्स को देखती है तो वो काफी शॉक होते है, कहने लगती है कि इसकी जो कॉप्स है उसे इतने ज्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन भाई साहब इसकी जो बॉडी है वो अभी तक खराब नहीं हुई, बिल्कुल नई की नहीं रखी हुई है, मानना पड़ेगा। अच्छा तो ये है वो रैंक 5 का क्रीचर, अब समझ में आया। तभी हमें हु दा क्वीन को दिखाया जाता है जो कि कमांडर है फिनिक्स बटालियन का, जो कि कहने लगता है कि अगर मैंग गिनबा को बाकी में इस स्नेक कॉप्स को रिफाइन करने में कामयाब रहा अपने एक आर्टिफैक्ट में, तो हमारी जो सिचुएशन है वो और भी डेंजरस हो जाएगी और वे हम सभी को मार देंगे। हे मिस्टर जियांग, क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता जिससे कि हम लोग यहाँ से बचकर भाग सकें? हम सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को ही सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तभी प्रिंस कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा कुछ करना नहीं चाहते हो, लेकिन मैं इतना ज्यादा हाइपोक्रिटिकल कैसे हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें सच सच बता रहा हूँ, मेरे पास कोई भी स्किल्स टेक्निक कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ यहाँ से भागने का। लगता है कि हमारी मौत पक्की है। अगर मैं यहाँ से वाकई में भागना भी चाहता तो सिर्फ और सिर्फ एक मिरेकल ही हमें यहाँ से निकाल कर भगा पाएगा। और तभी ये बंदा वहां पर उस स्नेक को रिफाइन करना चालू कर देता है जिसकी बॉडी के अंदर हमारा एमसी मौजूद है, और तभी रिफाइनिंग से एक अजीब तरीके का लोटस फ्लावर बन जाता है कई सारी रिंग का इस्तेमाल करके, और यहीं पर वो प्रिंस भी आ जाता है डूडो आर्मी का। तभी जैसे ही स्कॉलर उसे देखता है तो कहने लगता है कि जो 5 रैंक्स ऑफ रिसेटमेंट है मिंग गॉनबाओ, वाकई में तुम्हारे पास आखिरकार कितने ज्यादा रैंक 5 मार्शल आर्टिस्ट मौजूद है, जो कि तुमने कितने लोगों की ग्रेव को उखाड़कर फेंका है ताकि तुम इन 5 रैंक्स को डूडो आर्मियों में रिफाइन कर सको। तुमने भाई साहब सबकी कितनी ज्यादा बेइज्जती की। जब ये बंदा इससे जानता है तो काफी शौक होता है और कहने लगता है कि 5 रैंक ऑफ रिसेटमेंट अगर ये क्या बवासीर है। तो स्कॉलर से बताया लगता है कि सारे के सारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो इविल आर्टिफैक्ट हैं, जो कि 5 रैंक 5 के मार्शल आर्टिस्ट के स्कल जाने की उनके सर से बनी हुई है। हम ये लोग इसका इस्तेमाल किसी डिफेंसिव बैरियर की तरह कर सकते हैं। तो वो जो प्रिंस होता है वो उस सेंटर में चला जाता है उस फॉर्मेशन। तो स्कॉलर बता रहा होता है कि जो बैरियर है वो किसी भी रैंक 4 के मार्शल आर्टिस्ट के अटैक, यहाँ तक कि 7 और 8 बिलो को भी झेल सकता है रैंक 5 मार्शल आर्टिस्ट को, यानी कि इतने भयानक अटैक भी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, सीधे शब्दों में कहूँ तो। ये बात सुनकर ये बंदा हंसता है और उससे कहने लगता है कि वाह तुम्हें तो काफी कुछ पता हुआ है ओल्ड ड्रंकर्ड, जो 5 रिंग्स ऑफ रिसेंटमेंट है वो प्रोटेक्ट कर सकती है इस हिज हाइनेस
प्रिंसेस को, वो भी सडन ब्लो के कारण जो होने वाला है रैंक 5 मार्शल आर्टिस्ट के कारण। लेकिन अगर कोई रैंक 6 का बंदा आ जाए तो क्या, और इसीलिए मैं इस स्नेक कॉप का इस्तेमाल करने वाला हूँ इस रिंग को रिफाइन करने के लिए, जिससे कि फिर वो 5 ब्लो को झेल सकता है रैंक 6 के मार्शल आर्टिस्ट को, और तभी वो एक बहुत ही भयानक मटेरियल वहां से निकालता है और वो तुरंत समझ जाता है कि ये तो एक स्नेक क्यू सोर्स क्यू है, आखिरकार इसके पास स्नेक का सोर्स क्यू कैसे आया। तो वो बंदा बताता है और कहने लगता है कि तो मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा कि मेरे पास ये मौजूद होगा। यहाँ पर हमेशा से मेरे पास बहुत ही मात्रा में स्नेक सोर्स क्यू मौजूद है, जो कि कंडेंस होकर एक और में बदल चुका है। हमारे डूडो स्टेट में जो प्रोवाइड है, मुझे नहीं पता कि आखिरकार इस ऑप को बनाने में हम लोगों को कितना ज़्यादा समय लगा था, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि ये जो सोर्स है इस क्यू का, वो एक स्नेक कॉप्स का है इस टेम्पल को यूज करने के लिए। और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो स्नेक सोर्स क्यू है इसे रिफाइन किया गया है इस हाइजनेसिस के द्वारा, कम से कम 1 साल से लगे हुए रिफाइन करने में। अब जबकि इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन चुका है ब्लड का, ऑर्ब के और उनके बीच में, तो एक बार जो 5 रिंग्स ऑफ रिसीडमेंट एक इसके साथ रिफॉर्ज हो जाएंगी, तो जो बॉन्ड रहेगा वो फिर भी कनेक्टेड रहेगा इन रिंग्स के साथ, इस हाइजनेसिस के साथ, जिससे कि उसकी जो लाइफ रिलेटेड आर्टिफैक्ट है वो बन जाएगा। इसको देखकर एमसी थोड़ा सोचता है और कहने लगता है कि एक लाइफ रिलेटेड आर्टिफैक्ट, ये बंदा क्या कहना चाहता है। आखिरकार ये लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये बंदा अभी भी उस स्नेक के पेट में मौजूद है। तभी उसे हुसेंग हॉल की याद आती है, जहां पर मास्टर ने उसे एक बार बताया था अपनी स्वॉर्ड के बारे में और कहा था कि ये काफी अच्छी स्वॉर्ड है, ये काफी बेटर रहता है कि अगर तुम इसे रिफॉर्ज कर बना सकते हो अपने लाइफ रिलेटेड आर्टिफैक्ट। तो एमसी मास्टर से पूछता है कि आखिरकार जो लाइफ रिलेटेड आर्टिफैक्ट है वो क्या चीज है बे। तो मास्टर उसे बताते हुए कहने लगता है कि किसी ऑर्डिनरी आर्टिफैक्ट के मुकाबले में जो लाइफ रिलेटेड आर्टिफैक्ट होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो जो कि सिर्फ और सिर्फ उसका ओनर ही उसे यूज कर सकता है। अगर सेम रैंक के 2 लोग एक सेम आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनमें से एक आर्टिफैक्ट लाइफ रिलेटेड आर्टिफैक्ट है, तो डेफिनेटली वही बंदा जीतने वाला है और वो दूसरे बंदे को इजिली सप्रेस कर देगा। और इतना ही नहीं, बल्कि में जो लाइफ रिलेटेड आर्टिफैक्ट है उसे चुराया भी नहीं जा सकता। मान के चलो अगर किसी ने चुरा भी लिया, तो जो ओनर होता है वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सकता है उस आर्टिफैक्ट को, अपने बॉन्ड को कट ऑफ कर, तो कोई भी उसे यूज ना कर पाएगा। तभी उसे सारी बातें याद आती हैं, तो सिस्टम नोटिफिकेशन देता है और उससे कहने लगता है कि जो ओरिजिनल स्नेक सोर्स की क्यू है उसे डिटेक्ट किया गया है सिस्टम के द्वारा। अब तुम इसे पोटेंशियल पॉइंट को कंज्यूम कर सकते हो इसको रिफाइन करने के लिए अपने इंडांटेन में डायरेक्टली। क्या तुम इसे रिफाइन करना चाहोगे? भाई इतना ना सोचा था उतना ज्यादा प्रॉफिट हो चुका है इस बंदे को तो यहाँ पे, और कहने लगता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ। ऑफकोर्स ही बात है, चलो आगे बढ़ते हैं, और सारी की सारी एनर्जी को वो रिफाइन करना चालू कर देता। तो सिस्टम नोटिफिकेशन देता है और उसे सब कुछ बताने लगता है और कई सारे पॉइंट्स भी कट जाते। तभी एमसी देखकर शौक होता है, कहने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था जो स्नेक सोर्स क्यू है वो इतना स्ट्रांग होगा। इसने कंज्यूम कर लिया कम से कम 20,000 पोटेंशियल पॉइंट, वो भी एक झटके में। और तो इतना ही नहीं, बल्कि मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर चुका रैंक 3 तक, बल्कि मेरी जो रूट बोन है वो रीच कर चुकी है वाइट जेड लेवल तक। तो मैं ये बात का गैस कर सकता हूँ जो मिंग गैनबो है उसे इस बारे में पता भी नहीं होगा कि जो भी जो करने में लगा हुआ है वो सिर्फ मेरे लिए कर रहा है, इससे सिर्फ मुझे प्रॉफिट होगा। दूसरी तरफ जो हिज हाइनेस जो प्रिंस होता है वो उसको अभी भी रिफाइन करने में लगा हुआ है और उसका कलर अचानक से चेंज हो जाता है। इसको देखकर वो काफी शौक होता है, कहने लगता है कि ये कलर, ये तो साफ साफ पता चलता है कि ये फेई जीलोंग्स की रूट बोन एक्चुअली में हाई रैंक वाइट जेड लेवल की है। ये देखकर सोल्जर और भी खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि जो हाई रैंक है जो वाइट जेड लेवल की हमारे जो प्रिंस है वाकई में काफी ज्यादा शानदार निकले। तो ये देखकर ये प्रिंस भी काफी कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि मैंने तो अभी तक इसे रिफाइन करना भी चालू नहीं किया, तो आखिरकार ये रूट बोन है वो अपीयर कैसे हो गई। और मुझे लगा था कि मेरी जो रूट बोन है वो वाकई में सिर्फ और सिर्फ गोल्डन ब्रांच लेवल की है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इसके साथ साथ मेरी रूट बोन भी अपग्रेड हो चुकी है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अच्छा अब समझ में आया, इस चोमू को भाई साहब गलतफहमी हो रखी है और खुद ही मन ही मन में सोचते हुए क्या लगता है कि अब मुझे समझ में आया, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी मेरे रूट बोन टेस्ट के साथ। मुझे लगता है कि मेरे जो ब्रदर्स होंगे वो मुझसे काफी ज्यादा जलन महसूस करते होंगे मेरे टैलेंट से, तो उन लोगों ने इविल तरीकों का इस्तेमाल किया था जिससे कि वो मेरे टेस्ट रिजल्ट को दबाकर रख सके और मेरे रूट बोन को छुपाकर रख सके। जब उन्हें इस बात का पता चला कि मेरी जो रूट बोन है वो हाई रैंक वाइट जेड लेवल की है, आखिरकार अब तुम्हें किस बात की डरने की जरूरत है ब्रदर्स। आखिरकार तुम्हें इस बात की चिंता होगी कहीं मैं वापस से पावरफुल ना बन जाऊं और उस थ्रोन को अपने पास ना रख लूं। तुम डिस्कसल प्लान्स कहेंगे, तुम्हारे इतने भी प्लान थे, तरीके थे, आइडिया से, सब मैंने डिस्ट्रॉय कर दी। अब क्या कर लोगे, तुम्हारे स्कैम तो फेल हो गए। अपने ही डिलीजन में ये बंदा खोया होता है तो एमसीस की बकवास सुनता है, कहने लगता है भाई साहब इसका कुछ ना हो सकता। वो बंदा चिल्लाते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अब तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ सकते हो, तुम जितना ज्यादा आइडिया लगा लो, जितने भी ज्यादा कुछ भी कर लो, मैं स्ट्रॉन्गर बनने वाला हूँ और तुम मुझसे डरोगे। अब एमसी पर इसकी बकवास ना चली जाती तो मन ही मन में कहने लगता है कि ये तो काफी अच्छा हुआ कि मुझे लगा था कि ये लोग मुझे ढूंढ लेंगे, लेकिन कैसे पता था कि ये बंदा इतना एक नंबर का बेवकूफ होगा। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए कहने लगता है कि क्या तुम यहाँ पर अपनी रूट बोन को एनहेंस करना जारी रखोगे और इस लाइफ रिलेटेड आर्टिफैक्ट को रिफाइन करना चाहोगे जो कि 5 रिंग्स ऑफ रिसीडमेंट और बनने वाली है। अब कहाँ छेड़ने वाला हमारा एमसी इस मौके को, तो वो तुरंत इस बात से एग्री हो जाता है रिफाइनमेंट करने के लिए और प्रोसेस चालू हो जाती है। इसको देखकर ये प्रिंसेस काफी खुश होता है और कहने लगता है प्रिंस क्या ये फिर से अपग्रेड हो चुकी है एक बार फिर से मेरी रूट बोन।
ये देखने के बाद ये बंदे की आंखें बाहर आ जाती हैं और कहने लगता है कि ये तो टॉप रैंक की है, वाइट जेट लेवल की। ओ माय गॉड, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब इसकी खुशी का कोई भी ठिकाना ना रहता और बाकी लोग देखकर भी इसे काफी तो शॉक हो जाते हैं। और ये बंदा कहने लगता है कि यही मेरी डेस्टिनी है, यही तो भगवान ने आखिरकार हमारे प्रिंस जीलोंग को और डूडो स्टूड को दोनों को ही ब्लेस कर दिया है। और उसको रिफाइन करने के लिए 400 ईयर्स ओल्ड गोल्डन ब्लड गनेड्रमा को भी उसकी तरफ डाल देता है, जिसको देखकर ये बंदा घबराते हुए कहने लगता है कि जो ब्राइट क्लाउड सेक्ट है वो एक इस तरीके का आइटम रखने के वाला काबिल नहीं है। उसके पास सिर्फ 100 ईयर है, लेकिन इसके पास 400 ईयर्स है, वो भी हमारे यहाँ तो 100 ईयर भी ट्रेजर की तरह देखा जाता है। लेकिन इस बंदे की तो भाई क्या ही बोलूं मैं। तभी सिस्टम एक बार फिर से नोटिफिकेशन देता है और कहने लगता है कि तुम्हारे पास गोल्डन ब्लड ग्रैंडरमा प्रोवाइड की गई, ट्रांसफर की गई है तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी क्यू में। क्या तुम इसे एब्जॉर्ब करना चाहती हो और फाइव रिंग्स ऑफ रिसेंटमेंट को रिफाइनमेंट में एक्सलेट करना चाहते हो प्रोसेस को। और एमसी कहाँ मौका छोड़ने वाला, कहने लगता है कि ऑफकोर्स सी बात है, इतना बढ़िया गिफ्ट मुझे कोई दे रहा है फ्री में तो बड़ा मैं क्यों मना करने वाला। और जो रिफाइनमेंट प्रोसेस होती है वो और ज्यादा तेज हो जाती है, जिसको देखकर वो बंदा काफी शॉक होता है और काफी कंफ्यूज भी कहने लगता है कि आखिरकार इतनी तेजी से कैसे रिफाइन हो रही है ये चीज। लेकिन इसमें सेंस तो बनता है, इसकी जो रूट बोन है वो टॉप रैंक की है, वाइट जेड लेवल की। आफ्टर ऑल तो रिफाइनमेंट प्रोसेस तेज हो ही सकती है। तभी ये बंदा ऑर्डर करता है और कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम काफी तक केपेबल हो, ये बात तो मैंने मान ली है। अब मैं तुम्हें अपना जितना भी सामान है वो सब कुछ प्रोवाइड करवाऊंगा, योर हाइनेसेस सभी लोग उन्हें गार्ड करो, मेरे जितने भी ट्रेजर बैग है वो मेरे पास लेकर आ जाओ। और वहां पर बहुत ही भयानक भयानक ट्रेजर मौजूद होते हैं और कहने लगता है कि जिनलियांग बेटर होगा कि तुम इसे इस तरीके से काम कर लो। अभी तभी वहां पर जिनलियांग बिटर लीव्स, रियल जेट फ्रूट, ड्रैगन स्केल्स, सारे सारे ट्रेजर को वहां पर लाने के लिए कहता है और उसमें डाल देता है और कहने लगता है कि मैं अपनी जिंदगी की सारी जो तनख्वाह है वो सेक्रीफाइस कर दूंगा हाइनेसेस के लिए। आई मीन मेहनत से कमाई हुई चीज होती है, ये कैसे कैसे कलेक्ट होंगे इस बंदे। और जैसे ही वो आइटम्स उसके अंदर जाने लगते हैं तो रिफाइनमेंट प्रोसेस और ज्यादा तेज हो जाती है। बाकी के सोल्जर्स देखे काफी घबराते हैं और कहने लगते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। और तभी गोल्डन कलर की लाइट चमकने लगती है वहां पे, जिसको देखकर ये प्रिंस भी काफी घबरा जाता है दूसरा वाला और कहने लगता है कि मानना पड़ेगा इसके पास शेडो ऑफ एसेंस ड्रग भी मौजूद है, इतना ज्यादा रेयरली मौजूद होता है जो कि आर्टिफैक्ट फॉर्ज करने में काम आता है। जो आर्टिफैक्ट होते हैं उन्हें हेवंस की तरफ ब्लेस किया जाएगा और इसे देखकर लगता है कि इसके परफेक्टली फॉर्ज हो जाएगा ये आर्टिफैक्ट। तो स्कॉलर भी घबरा जाता है और कहने लगता है कि जहां तक कि मुझे लगता है कि जो भगवान है वो भी अब हमें मारना चाहते हैं, हेवंस भी हमारे साथ छोड़ चुका है और डूडो की स्टेट के साइड ले लिया उन लोगों ने। तो ये बंदा उससे कहने लगता है कि मिस, ये यहाँ पर कोई भी तरीका नहीं होता हमारे सर्वाइव करने के लिए, जिससे पहले कि हम लोग मारे जाएं तो मेरे पास एक स्मॉल रिक्वेस्ट है। लेकिन लड़की उससे तुरंत मना कर देती है, कहने लगती है कि तू अपने मुंह बंद कर और निकल ले। लेकिन ये बंदा भाई अलग ही चोमू बंदा है और क्या लगता है कि तुमने तो अभी तक मेरी रिक्वेस्ट सुनी भी ना है। लेकिन फिर भी मैं सच सच बताऊं कि मेरी किस्मत अच्छी है कि यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ और मिस्टर सिक्स के साथ मरने वाला। लेकिन यार फिर भी मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये साला मिस्टर सिक्स गए थे, गए कहाँ पे। और जब ये बात का अंदाजा लगता है तो पूरी तरह से शॉक होता है, समझ नहीं पा रहा तो गया कहाँ ये। और पता चलता है कि हमारा एमसी तो इस चीज को ऑलरेडी रिफाइन करने में लगा हुआ है बिना किसी दिक्कत के। और कई सारे नोटिफिकेशन आते हैं कि जितने भी आइटम्स तो प्रोवाइड करवाए गए हैं उन सभी के, और सिस्टम से एब्जॉर्ब करने के लिए यूज करने लगता है, धीरे धीरे करके इसकी पावर लेवल भी बढ़ने लगती है। और भाई हमारे जो एमसी की पांच चारों तरफ की एनर्जी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर की होने लगती है और उसके पसीने छूट जाते हैं रिफाइन करते करते। और कहता है मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं ये कहने में लगा हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली मैं स्टार्ट करने में लगा हुआ हूँ कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ट्रेजर है जिन्हें मैं एब्जॉर्ब करने में मुझे कष्ट पड़ने में लगे हुए हैं। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी ऐसा कहूंगा। खैर अगर देखा जाए तो 70 से 80% जो रिफाइनिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। जब मुझे 5 रैंक्स ऑफ रिसेंटमेंट मिल जाएंगे तो 5 आई मीन रैंक 5 का जो मार्शल आर्टिस्ट है कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता और बिना किसी परेशानी के मैं अपने दुश्मन को मार सकता हूँ जो कि रैंक 3 का है। बंदा तो मेरा छू भी नहीं सकता रैंक 3 का। और दोबारा अगर मैं रैंक 3 को मार दूंगा तो मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ फॉर्मेशन को यहाँ से निकलने के लिए भी। अगर ये पॉसिबल हुआ तो कुछ भी होकर मैं यान शाहू को और बाकी लोगों को बचाना चाहूंगा। तभी यहाँ पर ये बंदा सब कुछ स्कॉलर को बता देता है और उससे कहने लगता है क्या तुम ये कहना चाहती हो कि जिन लोग जिसने वाइनरी के लड़कियों को सभी को बचाया था वो बंदा भी यहाँ पर आया था, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर आया वो अचानक से गायब हो चुका था उस मूवमेंट पर। तभी बंदा कहने लगता है कि जी हाँ, लेकिन मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं कि वो बंदा भी जिंदा है या फिर नहीं है और ये मेरी गलती है कि मैं इस बंदे को यहाँ पर लेकर आया था और इन्वॉल्व कर लिया सब मैटर में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बंदा निकल चुका होगा, वरना मैं कभी भी भले ही मरने के बाद भी शांति से नहीं रह पाऊंगा। तभी ये बंदा समझ जाता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। और भाई साहब यही मौके का फायदा उठाते हुए समझाता है कि तुम इस बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। मुझे पता है कि हम लोग किसी की रूट बोन को जज नहीं कर सकते सिर्फ और सिर्फ उसके बिहेवियर से और एक बार देखकर। लेकिन मेरे इंस्टीट्यूशन मुझे कहने में लगे हुए हैं कि इसकी जो रूट बोन है वो कोई टॉप रैंक की वाइट जेट लेवल की हो ही नहीं सकती। अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा मौजूद नहीं है तो मेरा सस्पिशन करेक्ट है और पॉइंटलेस है। बट जो यान शुओ, अगर तुमने मुझे कहा ये बात कि अगर यहाँ पर एक और बंदा मौजूद है जिसे हम लोग देख ही नहीं सकते और जिसके बारे में मुझे नहीं पता, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि जो पर्सन है उन लोगों ने अभी तक किसी ने भी उसे नोटिस नहीं किया। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है अगर इस लड़के ने वाकई में सभी की सभी लड़कियों को वाइनरी में बचा लिया होगा। तो जरा एक मिनट रुको, वाइनरी से मुझे कुछ याद आया, तो उसे पुरानी मेमोरीज याद आती है जब वो उस वाइनरी शॉप पर गया
तो उसने उसे एक आर्टिफैक्ट पकड़ाया उस वाइन पिलाने के बदले में और कहा था कि तुम मेरे पर एक फेवर है, तुम मुझसे जो चाहो वो मांग सकते हो, और जो हार्ड जो हाफ जेड कैलबेस्ट मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तुम इससे मुझे कुछ भी पूछ सकते हो, मेरी टेक्निक भी सीख सकते हो, जरूरत पड़े तो मुझे ढूंढ भी सकते हो। और तभी उसका यूज कर उसकी तरफ डिटेक्ट कर लेता है और कहने लगता है कि मुझे पता था उस लड़के ने जिसने उस लड़कियों को बचाया था पूरे के पूरे वाइनरी शॉप के मिस्टर कवान ने, वो हाफ जो जेड जो बोतल जैसी चीज होती है आर्टिफैक्ट, वो उस बंदे को जरूर दे दिया होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस मैटर के बारे में किसी और को नहीं पता लगने दे सकता। मैं वेंट्रिकुलाइजेशन का टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा उस बंदे से कांटेक्ट करने के लिए। और तभी यहाँ पर वो आउटफिट का इस्तेमाल करता है किसी टेलीफोन या फिर अपने आईफोन की तरह। मजाक कर रहा हूँ, आईफोन तो है नहीं हम पे, हम गरीब लोग यार, अपन सभी के सभी लोग एक एक कैटेगरी में आते हैं, तो भाई साहब ठीक है, हम समझ सकते हैं पेन को। और वो कांटेक्ट कर लेता है और उससे कहने लगता है कि मिस्टर सिक्स, मैं वही स्कॉलर हूँ जो कि ड्रिंक पीने के बाद आपको उस बंदे को वो क्रेडिट दिया था। अगर तुम चाहो, अगर तुम मुझे मेरी बात सुनाई दे रही है, तो तुम इस जेड क्लेविस के द्वारा मुझसे बात कर सकते हो और मैं भी तुम्हें सुन सकता हूँ, तो तुम मुझे रिप्लाई दो। तो एमसी कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। मनी मन में कहने लगता है कि मैं एक्चुअली में किसी से बात कर सकता हूँ इसका इस्तेमाल करके। वाह, मजा आ गया। तो वो जो स्कॉलर है वो उससे पूछने लगता है कि जो फेई जिलों की जो रूट बोन है वो वाइट जेड लेवल की है क्या, या फिर इससे तुम्हारा कुछ लेना देना है। तो एमसी जो साफ साफ बताते हुए कहने लगता है कि एक्चुअली मैं सच सच बताऊं तो जो वाइट जेड लेवल की जो रूट बोन है वो उसकी नहीं, वो मेरी। खैर, आप मुझे ये बता सकते हो कि आखिरकार जो फाइव रिंग्स ऑफ रिसेटमेंट है, आखिर ये क्या चीज है। तो वो बताने लगता है कि ये एक रिफाइंड स्नेक सोर्स क्यूब है और 5 रिंग ऑफ रिसेटमेंट बिलोंग करती है अब मुझसे, ये बताने लगता है। क्योंकि जो स्कॉलर है वो उससे पूछता है रिंग्स के बारे में कि तुमने उसे कंट्रोल कर रखा है क्या। तो एमसी कहने लगता है कि जी हाँ। जैसे ये बात पता चलती है तो जो शॉक के मारे चिल्ला पड़ता है, हॉली शिट, भाई मैंने ये कभी ना सोचा था ये सब कांड हो जाएंगे। और प्रिंस भी इसको देखकर शॉक हो जाता है और क्या लगता है कि सर आपको क्या हो गया, इतने एक्साइटमेंट से क्यों भर गए। खैर वो सब छोड़ो, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। स्कॉलर पूछने बोलता है हाँ ठीक है पूछो मुझसे। तो एमसी उससे कहने लगता है क्या तुम मुझे वहां पर वो फ्यूनरल ऑफ गोस्टली लाफ टेक्निक को सिखाने, एक्टिवेट करने के लिए टेक्निक सिखा सकते हो कि किस तरीके से किया जाता है। ये बात सुनकर वो थोड़ा शॉक होता है और कहने लगता है कि मैं ये समझ सकता हूँ ये बंदा टेक्निक सीखना चाहता है, लेकिन शायद इसे पता नहीं होगा कि जो प्रोफाउंड टेक्निक है उसे समझना इतना आसान नहीं रहने वाला और काफी हार्ड है। तुम इसे मास्टर नहीं कर सकते इतने कम समय में। तो एमसी यहाँ पर भाई खुशी बनाता है, स्माइल मारते हुए कहने लगता है कि मेरे पास मेरे खुद के रास्ते हैं, एक बार मैं उसे मास्टर कर लूंगा तो तुम और मैं एक साथ दोनों डायरेक्शन से अटैक कर सकते हैं और बिना किसी परेशानी के हम शायद मैंग जॉनबे को भी मार सकते हैं। क्या लगता है आपको, आप मेरे प्लान में मेरा साथ दोगे, क्या आप इंटरेस्टेड हो इस बोल्ड प्लान के लिए। इसको देखकर स्कॉलर भी एक्साइटमेंट से भरता है और कहने लगता है कि तुम में दम तो है बच्चे, मानना पड़ेगा यार, अगर वाकई में ऐसी बात है तो मैं तुम पर भरोसा करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और तभी अचानक से वहां पर अजीब सी चीज होने लगती है और कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो स्नेक जोर जोर से हिलना चालू कर देता है, जिसके कारण वो पहले जमीन पर आकर गिरता है और सभी शॉक हो जाते हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन पता चलता है कि जो रिंग्स होती है वो चारों तरफ से उस प्रिंस को घेर कर आई होती है और प्रिंस सोच रहा है कि उसने उसे डिफाइन कर लिया। सभी जय जयकार करते हैं और कहने लगता है कि हिजा इसने फाइनली इतने ज्यादा केपेबल है, हमने सोचा भी नहीं था। 5 रिंग्स ऑफ रिसेंटमेंट है वो उसे एब्जॉर्ब करने में कामयाब रहा, उसकी स्पिरिचुअल की को जो लाइफ रिलेटेड आर्टिफैक्ट है वो क्राफ्ट हो चुका है सक्सेसफुली। और सभी लोग सोल्जर उसकी जय जयकार करने लगते हैं जोर जोर से, और जो दूसरे वाले सोल्जर्स होते हैं वो देखकर घबरा जाते हैं बहुत ज्यादा। तभी जो स्क्वाडर चिल्लाते हैं, कहने लगता है कि तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, हम लोग इस बैटल को जीत चुके हैं। जिसे देखकर दूसरे दूसरे सोल्जर्स कंफ्यूज होते हैं और पूछने लगते हैं कि तुम क्या कहने में लगे हो सर। तो स्कॉलर बताता है और कहने लगता है कि तुम्हें जल्दी इसके बारे में पता चल जाएगा। और तभी यहाँ पर अचानक से बहुत ही भयानक एनर्जी रिलीज होती है और किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है और सभी लोग शॉक हो जाते हैं, जिसको देखकर ये बंदा भी काफी कंफ्यूज होता है। और तभी जमीन से एक बहुत ही भयानक सी चेन निकलती है और जिसको देखकर ये बंदा कंफ्यूज होते पूछने लगता है कि जो फ्यूनरल है ऑफ गोस्टली लाफ, आखिरकार ये चीज कैसे आ गई, ये तो इम्पॉसिबल है, आखिरकार तुम्हारे पास इतनी एनर्जी आई कहां से इसे एक्टिवेट करने के लिए। तो स्कॉलर से बताते हुए कहने लगता है कि मैं इसे एक्टिवेट नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि वह बंदा इसे एक्टिवेट नहीं कर सकता। और तभी हमारा एमसी उस स्नेक के ऊपर चढ़ जाता है और कहने लगता है कि देखो देखो कितनी भीड़ लगी है हमारा प्रोग्राम देखने के लिए, कम से कम इस प्रोग्राम के लिए एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है ना भाई, इस बंदे को मेहनत करने में लगा हुआ है, कर दो यार सब्सक्राइब। ये ऐसा एमसी कह रहा है तो यार एमसी भी कह रहा है और हम भी कह रहे हैं, तो यार कर दो यार, क्या ही किस बात की परेशानी है। तभी वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहने लगता है कि सभी को मैं हेलो करना चाहूंगा, मैं नंबर 6 मिस्टर 6 की। ये देखकर वो बंदा काफी ज्यादा खुशी मानने लगते हैं। तो स्कॉलर भी कहने लगता है कि वेल डन 6, मैंने कभी एक्सेप्ट भी नहीं किया था तुम परफेक्टली फ्यूनरल ऑफ गोस्टली टेक्निक को मास्टर कर लोगे, वो भी इतने कम समय में। और तभी इस बंदे को इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की तरफ बांध लिया जाता है, आई मीन टेलीपोर्ट में नहीं कहेंगे, वो जो गोस्टली लाफ गोस्टली टेक्निक है जो भी, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि योर रहने से जो 5 रिंग्स ऑफ रिसेटमेंट है आप उन्हें मुझे बचाने के लिए यूज करो जल्दी जल्दी। तभी प्रिंस घबराते हुए कहने लगता है कि ठीक है मैं रिंग्स का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन जैसे ही अपने सर के ऊपर देखता है तो वो रिंग्स वहां से गायब हो जाती हैं और कहने लगता है कि मेरी रिंग्स कहां पर है
पे। तो एमसी वहां पर आता है और कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना तुम सभी को इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए। तो इसीलिए मैं तुम सभी को अपने लाइफ रिलेटेड आर्टिफैक्ट सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, और वो कुछ और नहीं बल्कि मैं रिंग्स ऑफ रिफाइनमेंट है, रिसेनमेंट है। जब ये बात पता चलती है तो वो काफी शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि अब तुम मुझे ये मत कहना कि यहाँ पर रिफाइनमेंट करने वाला ऐसे कोई और नहीं बल्कि मैं तुम थे। तो एमसी कहता है एग्जैक्टली जो तुम सोचने में लगे हुए हो यहाँ पर वैसा ही हो रखा है। तुमने मुझे इतना ज्यादा बड़े बड़े और बढ़िया बढ़िया ट्रेजर प्रोवाइड करवाए थे और मेरी मदद कर दी कल्टिवेट करने के लिए, तो कम से कम मैं तुम्हारे एक्सपर्ट के तौर पर मैं तुम्हें इस परफेक्टली मास्टर फ्यूनरल गोजली लाफ टेक्निक का इस्तेमाल करके मार सकता हूँ और तुम इसे मेरी ग्रेटिट्यूड की तरह पर देख सकते हो। और एक ही झटके में इस टेक्निक का इस्तेमाल कर इस बंदे को यहीं पर मार दिया जाता है। लेकिन ये बंदा मरने के लिए तैयार ही नहीं है और एक्सेप्ट नहीं करता अपनी मौत, और अगले ही पर वो पूरी तरह से धूल में बदल जाता है और वहीं पर उसकी मौत होती है। अब बारी आती है प्रिंस की, जिसकी फटी पड़ी होती है। शौक के मारे कहना पड़ता है आखिरकार इसके कहने का मतलब क्या है, मेरे पास वो रूट बोन नहीं है जो कि टॉप रैंक की वाइट जेड लेवल की थी। क्या मुझे गलतफहमी हो रखी थी? मेरे थ्रोन का किंग बनने का क्या सपना जो पूरा था वो फेल हो गया क्या? बाकी के सोल्जर्स होते हैं वो अपने प्रिंस को बचाने के लिए वहां पर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एमसी वहां पर आता है और कहने लगता है कि सभी के सभी लोग वहीं पर रुक जाओ जेंटलमैन। अब जबकि तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो तो आफ्टर ऑल जो टेलीपोर्टिंग होने वाली है कई सारे लोगों को जहाँ से भेजने के लिए, उसे काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और काफी ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट की जिंदगी की जरूरत पड़ेगी। जहाँ पर वो बवासीर चली रही होती है दूसरी तरफ एक सोल्जर जाता है जनरल कमांडर की तरफ और क्या लगता है कि हमारे लिए एक बुरी खबर है। लीडर जो प्रिंस जीलोंग है उसके प्रोटेक्टर है और जो जू की उन बटालियन उन सभी को उनके द्वारा ऑलरेडी मारा जा चुका है। जब ये बात इसे पता चलती है तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और मुंह फटा फटा रह जाता है और कहने लगता है वो सोल्जर बताता है कि हमें अभी अभी उनकी बॉडीज मिली थी टफ स्नेक टेम्पल में और वहां 5 वर्डों में कुछ लिखा हुआ था कि मिस्टर सेक्स ने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है, जिसको देखकर इसे गुस्सा आती है और क्या लगता है कि मिस्टर सेक्स वापस से। तो वो पूछने लगता है कि जनरल जो स्काउट की जो पिजन से वो आ चुके हैं मैसेज लेकर, उसने ये कहा था कि जो एल्डेस्ट बेटा है प्रिंस लुआन का वो बचकर भाग चुका है और अपनी आर्मी को अटैक करने के लिए लेकर आ रहा है यहाँ, जिसे देखकर इसे काफी गुस्सा आती है और कहने लगता है कि हम लोग इस सिटी में और ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, मेरे ऑर्डर को चारों तरफ फैला दो और जितना हो सके नॉर्दर्न गेट को खाली कर दो और जितना जल्दी हो सके डूडू में वापस लौट जाओ। और उस जनरल का ऑर्डर मानने के बाद सभी लोग वहां से भाग जाते हैं डूडू की तरफ और तभी वहां पर सभी लोग जिंदा बचने में कामयाब रहते हैं किसी तरीके से, जिसको देखकर वो जनरल कमांडर भी होता है वो भी काफी खुश होता है, प्रिंस भी काफी खुश होते हैं और कहने लगता है कि मिस्टर जियांग तुमने वाकई में वहां से एस्केप करने में कामयाब रहे, अब वापस आ चुके हो तो आर्मी है वो सभी के सभी लोग जितनी भी सिचुएशन हो रखी है हमें बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं मिस्टर सिक्स है, इसलिए हमें उसका धन्यवाद तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बंदा बिना कुछ कहे अपना बिना नाम बताए हुए हम सभी को छोड़कर जा चुका है, वरना मैं डेफिनेटली उसे रिकमेंड करता है जैसे जीनियस को किसी कोर्ट में। तभी जनरल उससे पूछने लगता है कि आखिरकार जो जिन यांग है वो कहाँ पर है। उनकी बातें तो चलती रहेंगी, हमारा एमसी वहां से निकल पड़ा और पता चलता है कि जो जिन यांग है और वो उसका जो दोस्त फ्रेंड था वो इस मिस्टर सिक्स के पीछे ही पड़ गए और साथ में आधा के बाद पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हें यहाँ से जाने के लिए इतनी जल्दी क्यों पड़ी हुई है, आखिरकार जो जनरल सू और जियांग यूओ लियांग है वो तुम्हें ढूंढने में लगे हुए हैं, वह तुम्हें एक पोजीशन देना चाहते थे कोर्ट में, किसी टाइटल देना चाहते थे नोबिलिटी का, लेकिन एमसी कहने लगता है कि मैं तुम्हारे ऑफर को अप्रिशिएट करता हूँ लेकिन मना करना चाहूंगा, मैं अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं कंटिन्यू मैं उन सभी का मुकाबला कर सकूं, इसलिए मैं अपनी आइडेंटिटी अपनी पावर को और अपने नाम को छुपाना ही पसंद करूंगा, जिससे पहले कि मैं स्ट्रॉन्गर नहीं बन जाऊंगा तब तक मैं सीक्रेट रहूं तो बेटर रहेगा। इसको बात देखकर सुनने के बाद ये बंदा शॉक होता है और कहने लगता है कि मजाक कर रहे हो कि तुम हमसे, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तुम कह रहे हो हमसे, आखिरकार हम क्या है कोई चीटे मकोड़े हैं क्या, तुम कभी भी जाकर हमारी बेइज्जती कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि जो लेजेंडरी मार्शल आर्ट सेंट के बारे में तुम उसकी तरह बनना चाहते हो क्या, उस लेजेंडरी मार्शल सेंट की तरह। तभी हमारा एमसी हंसता है और उससे सभी से कहने लगता है किसे पता, क्योंकि जो जो फ्यूचर है वो मेरे लिए क्या रखा हुआ है फ्यूचर में, मैं फ्यूचर में क्या बनूं क्या नहीं किसी को भी कोई आइडिया नहीं है। तभी वो स्कॉलर भी पीछे से देखता है और उससे कहने लगता है, उसको देखते देखते वाइन पीते उससे कहने लगता हो अच्छा तो मार्शल सेंट, शायद मैंने ये जो शब्द है ये जो टर्म है वो बहुत ज्यादा समय से नहीं सुनी हुई है मार्शल सेंट के बारे में, लेकिन देखा जाए अगर यंग मैन के बारे में तो उसका जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा ब्राइट है, तो फ्यूचर में शायद ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है कि वो वाकई में हमें फ्यूचर में एक और मार्शल आर्ट सेंट हमारे एरा का हमें मिल जाए। पर इसी स्कॉलर के गुडविल के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और हमारा जो सेकंड सीजन है वो यहीं पर एंडिंग की जाती है ऑफिशियली इस सीरीज के द्वारा। अब अगर वो लोग नई सीरीज लॉन्च करेंगे आई मीन नया सीजन तो हम लोग उसे भी कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो भाई मुझे तो काफी मजा आया। आप बताओ आपको मजा आया तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा यार प्लीज गाइस। तो नेक्स्ट सीरीज के साथ आएंगे, एक नई सीरीज के साथ जरूर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय सुनरा एंड साइनिंग आउट।